चैप्टर 1091 टू 1100। उसका मुक्का एक सर्पिल के आकार में था, घुमा और पागलपन से मुड़ रहा था। यह सीधे येकशिवेन के पास गया। येकशिवेन इसे चकमा नहीं दे सकी और उसकी चपेट में आ गई। टकराना। येजिवेन को हवा में उड़ते हुए भेजा गया। उसका पूरा सीना बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। यह भयानक मुट्ठी ऊर्जा से नष्ट हो गया था। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद उसके पूरे शरीर को छेद दिया गया होता। सौभाग्य से उसका अत्याचारी शरीर अत्याचारी था। येजिवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में अनगिनत भयानक शक्तियां दौड़ रही थीं और दर्द सीधे उसके मस्तिष्क में चला गया। लेकिन इस समय और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने शरीर में लगी चोटों को ठीक करने के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक को जल्दी से जुटाया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन फूट फूट कर मुस्कुराया। अतीत में वह अपने अजेय साधनों पर निर्भर था, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या गति, लेकिन वांगशी के सामने वह उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। शक्ति या गति के मामले में वांगशी का शरीर येजिवेन से कमतर नहीं था। कहने की बात नहीं है कि उसका क्षेत्र येकशिवेन के दायरे से बहुत ऊपर था। वह दायरे के लाभ पर भरोसा करके येकशिवेन को दबाने में सक्षम था। येजिवेन का गौरव राज्य के लाभ की भरपाई नहीं कर सका। इसके बजाय उसे वांगशी द्वारा दबाया जा रहा था। वांगशी की ताकत येजिवेन से कहीं बेहतर थी। यही मूलभूत कारण था कि येकशिवेन शुरू से ही संघर्ष कर रही थी। भीषण लड़ाई और येजिवेन की चोट ने सीधे तौर पर येमो को चिंतित कर दिया, जो एकांत में सो रहा था। कैसी मुसीबत में पड़ गए आप? एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से आपको मारने क्यों आया? येमो ने पूछा। येजिवेन ने इसे नहीं छुपाया और उन्हें ये बातें दिव्य विचारों के साथ बताईं। फिर भी तुम उसके द्वारा नहीं फंस सकते, अन्यथा तुम समाप्त हो जाओगे। भले ही आपके और उसके बीच ताकत में थोड़ा सा ही अंतर है, आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। यह एक महान क्षेत्र का अंतर है। यह पहले से ही आश्चर्यजनक है कि आप सकुशल बच सकते हैं। येमो ने कहा, इसे थोड़ी देर के लिए खींचें। जब वे सभी सकुशल बच निकलते हैं तो तुम्हें भी जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। जब आप हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे से गुजरते हैं तो आप इस तरह के कचरे को जैसे चाहें वैसे मार सकते हैं। येजिवेन फूट फूट कर मुस्कुराए। इन बातों का निर्णय करना उसके वश में नहीं था। वांगशी से छुटकारा पाना आसान नहीं था। इसके अलावा उन्हें अद्वितीय तलवार संप्रदाय और अन्य लोगों को छोड़ने के लिए समय जमा करने के लिए उन्हें यहाँ देरी करनी पड़ी। हम्फ, मेरे साथ लड़ो, भाड़ में जाओ, वांगशी चिल्लाया और फिर से येजिवेन का पीछा किया। उसने येकशिवेन को अभी अभी गंभीर रूप से घायल किया था। अब वह अंतिम झटका देना चाहता था। उनकी राय में यह पर्याप्त होना चाहिए। यह बच्चा, जो केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर था, उसे इतने लंबे समय तक रोक सकता था। यह अपने आप में अभूतपूर्व था। जहां तक भागने देने की बात है, क्या यह संभव था? शुआ, येजिवेन की आकृति हवा में गायब हो गई और उसकी मुट्ठी सीधे खाली हवा पर लगी। बाम! उसकी मुट्ठी की ऊर्जा ने सीधे फर्श के एक भयानक बड़े छेद को उड़ा दिया। यह कैसे संभव है? क्या आप गंभीर रूप से घायल नहीं हैं? वांगशी ने अविश्वास में कहा। हालांकि इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित रह पाता, येकशिवेन अप्रत्याशित रूप से फिर से उस पर झपट पड़ी। उसकी मुट्ठी एक विशाल तारे में बदल गई और नीचे गिर गई। बिखरता सितारा मुट्ठी। वांगशी की आंखों में हत्या के इरादे के निशान चमक उठे। वह कई बार येकशिवेन को मारने में नाकाम रहा था, जिससे वह पूरी तरह से अधीर हो गया था। ड्रैगन सांप परिवर्तन। उसने मुक्का मारा और भयानक मुट्ठी बल मुड़ गया और बह गया। बूम! दो विशाल मुंह के बेतहाशा टकराए। मुट्ठी का बल एक दूसरे से टकराया, मरोड़ा, डाला और एक दूसरे को भस्म कर दिया। थम थम थम। येकशिवेन अपने फिगर को स्थिर करने से पहले फिर से कुछ कदम पीछे हटे। उसके सीने में खून का बहाव था। हालांकि वह इसे दबाना चाहता था, लेकिन यह मुक्का बहुत भयानक था। वह अपने सीने पर लगी चोट को दबाने में नाकाम रहे। उसके मुंह के कोने से सीधे खून गिरा, लेकिन वह तुरंत बंद हो गया। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक ने उनके शरीर को फिर से बहाल करना शुरू किया। इस अजीबोगरीब तकनीक ने अनगिनत बार बचाई थी उनकी जान। हालांकि उसने पाया कि यद्यपि वह मुक्के से घायल हो गया था, उसके शरीर पर दायरे की बाधा थोड़ी ढीली हो गई थी। दूसरे शब्दों में, वह वास्तव में टूटने के संकेत दिखा रहा था। उसकी आखिरी सफलता को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह फिर से टूटने वाला था। वह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसके लिए थोड़े समय में तोड़ना असंभव होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक मुक्का उनके दायरे की बाधा को तोड़ देगा। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसे उत्साहित करने के लिए काफी था। यह भेष में एक आशीर्वाद की तरह लगा। फिर से, हा, येकशिवेन जोर से हंस पड़ी। वह एक बार फिर सुनहरी रोशनी के पिंड में बदल गया और गायब हो गया। फिर वह एक पल में वांगशी के पीछे आ गया। उसका पैर अचानक बाहर निकला और विशाल आकाश को चीर डाला। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ढह जाएगा, क्योंकि उसने सीधे वांगशी की ओर किक मारी।
कमीने, वांग शी ये जिवेन से पूरी तरह से नाराज हो गई थी। यह आदमी, जिसे उसके द्वारा कई बार गंभीर रूप से घायल किया जाना चाहिए था, एक अमर तिलचिट्टे की तरह था जो लगातार उससे चिपका हुआ था। यह परेशान करने वाला था। टकराना, ये जिवेन एक बार फिर वांग शे के मुक्कों से हैरान रह गई। उसका फिगर सीधे उड़ गया और मुंह से खून निकल आया। और इस समय वांग शी अप्रत्याशित रूप से दौड़ पड़े। वह उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि एक शिवेन के पास एक अमर शरीर था। ऐसे में एक ही संभावना थी, ये जिवेन के पास उपचार करने की अत्यंत शक्तिशाली तकनीक थी। जब उसने यह सोचा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। एक योद्धा के रूप में कोई भी असाधारण उपचार तकनीक नहीं चाहेगा। यह उसे अनंत जीवन बीमा प्रदान करने के बराबर था। वर्तमान ये जिवेन की तरह अपनी ताकत के साथ उसने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन अब ये जिवेन एक चिपचिपी कैंडी की तरह थी जो लगातार उसे परेशान कर रही थी, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। तुरंत उसने जितनी जल्दी हो सके येक शिवन को हराने का फैसला किया। फिर येक शिवन के सभी रहस्यों को खोजने के लिए आत्मा खोज तकनीक का उपयोग करें और फिर उसे क्रूरता से मार डालें। यह उनकी सबसे सटीक योजना थी। वांग शी के लिए जिस बात का उन्हें डर था वह सच हो जाएगा। उसे ये जिवेन से उलझने का सबसे ज्यादा डर था, लेकिन ये जिवेन एक कॉकरोच की तरह थी जिसे मारा नहीं जा सकता था। वह वांग शी के साथ उलझता रहा और बार बार उड़ा दिया गया। लेकिन लगभग एक पल में वह अपने चरम पर लौट आया और फिर से ऊपर चला गया। वांग शी नाराज थी, लेकिन अद्वितीय तलवार संप्रदाय और अन्य का पीछा करने के लिए ये जिवेन से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। धन की तुलना में एक पल में उसे शिखर पर वापस लाने वाली उपचार तकनीक अधिक महत्वपूर्ण थी। इसके साथ ही वह एक अमर कॉकरोच की तरह थे। यहाँ तक उसने कानून के प्रकटीकरण के दायरे के दूसरे स्वर्ग को चुनौती देने का साहस भी किया। मूर्ख धन की तुलना में यह अधिक महत्वपूर्ण था। बच्चे, तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हारे साथियों का पीछा नहीं करने का फैसला किया है। तुम्हारे बारे में रहस्य उनसे ज्यादा आकर्षक हैं। वांग शी ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए और अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। एक पल में पूरी हवा जमने लगी, मानो वह वांग शी के नियंत्रण में आ गई हो। मूल रूप से वांग शी केवल जल्दी में ये जिवेन को मारना चाहते थे और फिर दूसरों का पीछा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वास्तव में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। लेकिन अब शांत हो चुकी वांग शे वास्तव में भयानक थी। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बांधी, ये जिवेन का दिल अचानक कस गया। दमन की भयानक भावना थी। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बांधी, ये जिवेन का दिल पागलपन से उछल पड़ा। यह ऐसा था जैसे उसका दिल उसके हाथ में दबा दिया गया था और वह फटने वाला था। यह वांग शी की भयानक साधना का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण था। अपने से निचले दायरे वाले किसी व्यक्ति का सामना करते समय वह इस विधि का उपयोग कर सकता था। भले ही प्रतिद्वंद्वी की इच्छाशक्ति पर्याप्त मजबूत न हो, उसके सामने कुछ कदम ही उसके दिल को कुचलने के लिए पर्याप्त होंगे। सिर्फ दिल की धड़कन की लय का उपयोग करके वह जानबूझकर ऐसा किए बिना प्रतिद्वंद्वी को आसानी से आत्मविनाश कर सकता था। फिर एक भयानक डोमेन ने उसे घेर लिया। येक शिवेन के पास इससे बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वह इससे घिरा हुआ था और अंदर फंस गया था। थोड़ी देर के बाद ये जिवेन के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें दिखाई दीं। यह पहली बार था जब उन्होंने लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर के डोमेन का सही मायने में विरोध किया। यह लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर का सबसे मजबूत तरीका था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस प्रकार का डोमेन कितना भयानक था। यदि यह केवल एक साधारण नकली डोमेन होता तो वह परवाह भी नहीं करता और सीधे एक मुक्के से उसे तोड़ देता। लेकिन यह एक वास्तविक डोमेन था। यहाँ तक उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि अनगिनत अजीब ताकतें उसे मौत की ओर खींच रही हैं। यह दलदल में गिरने जैसा था। जितना अधिक वह संघर्ष करता, वह उतना ही गहरा डूबता, मुक्त होने में असमर्थ। यह एक वास्तविक डोमेन था। एक डोमेन में एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर वास्तविक सच्चा भगवान था। एक डोमेन का विरोध करने वाली एकमात्र चीज एक डोमेन थी। इस समय ये सिवेन इस वाक्य के अर्थ को गहराई से समझ गई थी। वास्तव में केवल एक डोमेन ही एक डोमेन का विरोध कर सकता है। उसने अपना पवन और थंडर डोमेन उसी क्षण जारी कर दिया था जब वह डोमेन से घिरा हुआ था। हालांकि वो डोमेन एक पल में येक शिवेन के चारों ओर 3 इंच के दायरे में संकुचित हो गया था। उसके पास भागने का कोई उपाय नहीं था। एक वास्तविक डोमेन के सामने एक नकली डोमेन का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन सौभाग्य से उसके पास विंड एंड थंडर डोमेन था। इस विंड एंड थंडर डोमेन के बिना उसे वापस लड़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं होगी और वह केवल प्रतिद्वंद्वी को ही उसे कुचलने देगा। यह बात है, बच्चे। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो इसे अपने धन पर दोष दें। वांग शी ने ये जिवेन पर मुस्कुराहट भरी, जो एक दलदल में फंसा हुआ लग रहा था। वह अपने क्षेत्र में कानून की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये जीवेन जो उसके द्वारा फंस गई थी, बस मर गई थी।
रक्त की अनगिनत धाराएं क्यूई ने 9 विशाल बार ड्रैगन बनाने के लिए अपनी मुट्ठी पर घनीभूत होना शुरू कर दिया, जो बेतहाशा छटपटाने लगा। 9 ड्रैगन वापसी, उसने जोर से चिल्लाया और उन 9 विशाल फ्लड ड्रैगन हीटरों ने बिजली की गति से येशिवेन के सभी बचावों को तोड़ दिया। उन्होंने येशिवेन के शरीर की रक्षा करने वाले जेन युआन को फाड़ दिया और बेरहमी से उसकी छाती पर वार कर दिया। येशिवेन ने मुंह भर खून थूका। उसकी छाती लगभग कुचल दी गई थी। यह एक खूनी गड़बड़ी थी। वह इसे देखना सहन नहीं कर सका। इस समय येशिवेन का शरीर इस भयानक ताकत की मदद से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वांगशी प्रतिक्रिया दे पाती, येशिवेन ने तुरंत अपने विंड और थंडर विंग्स खोल दिए। अचानक फड़फड़ाने से उसका फिगर सीधे उड़ गया। आज की बात है, मैं तुम्हें भविष्य में उदारता से चुकाऊंगा। अपनी गर्दन धो लो और प्रतीक्षा करो। आज तुमने जो कुछ किया है उसका बदला मैं अवश्य लूंगा। गर्दन धोकर प्रतीक्षा करो। दूर से येशिवेन की आवाज आई। आवाज ने आकृति का अनुसरण किया और धीरे धीरे दूर हो गई। लानत है यार, मत जाओ। वांगशी बार बार दहाड़े। उसे मूर्ख बनाया गया, मूर्ख बनाया गया, एक बच्चे द्वारा मूर्ख बनाया गया जिसे उसने गंभीरता से नहीं लिया। वांगशी ने भी उसका पीछा करने से बचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। धिक्कार है, धिक्कार है, लानत है यार, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। वांगशी अभी भी एक घायल भयंकर जानवर की तरह दहाड़ रहा था। हालांकि उसने अभी अभी कानून के प्रकटीकरण के दायरे में प्रवेश किया था, लेकिन वह पहले से ही कानून के प्रकटीकरण के दायरे में प्रवेश कर चुका था। लेकिन अब वह वास्तव में इस तरह मूर्ख बना दिया गया था। वह इसे कैसे सह सकता था? दहाड़ कई हॉलों में घुस गई और अनगिनत मार्शल कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया। कई योद्धाओं ने वांगशी की आवाज को पहचान लिया। जब से वह प्रसिद्ध हुए तब से उनके बारे में सब कुछ सबके ध्यान का केंद्र बन गया था। इस कमीने का सामना न करने की भीख मांगने के अलावा और कोई कारण नहीं था। नहीं तो उनके पास रोने की भी जगह नहीं होती। येशिवेन के दानव के पंख खोलने के बाद उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई, लेकिन वांगशी की गति भी धीमी नहीं थी। क्रोधित लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर की गति बस अकल्पनीय थी। लगभग एक ही पल में उसने महसूस किया कि वह येशिवेन को पकड़ने वाला था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी ताकत एक वास्तविक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। यह भी कहा जा सकता है कि वह बेतहाशा भाग रहा था। वह बिल्कुल उसके द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता था, वरना वह मर जाता। भाड़ में जाओ। जब वांगशी ने देखा कि वो येशिवेन को पकड़ नहीं पा रहा है जिसने दानव के पंख खोल दिए थे, तो उसने तुरंत ठंडी सूंघी। ड्रैगन स्नैक ट्रांसफॉर्मेशन हवा में उड़ गया और मुट्ठी की ऊर्जा एक बार ड्रैगन में बदल गई जो काटने के लिए येशिवेन की ओर झपटी। बूम! महत्वपूर्ण क्षण में येशिवेन के पीछे दानव के पंखों की जोड़ी ने बुरी तरह फड़फड़ाया और वह मुश्किल से इस घातक कदम से बचा। येशिवेन अपने पीछे वांगशी की दहाड़ सुन सकती थी। कानून के घोषणापत्र के दायरे की भयानक भावना ने उस पर मजबूती से कब्जा कर लिया। जब तक वह गति नहीं कर पाता और उससे छुटकारा नहीं पाता, यह असंभव था। वांगशी को अब उससे बहुत गुस्सा आया। कम समय में पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। वह अंत में केवल वांगशी के हार मानने का इंतजार कर सकता था। येशिवेन ने आह भरी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसने उसे कमजोर होने के लिए कहा? क्षेत्र, क्षेत्र। येशिवेन इन दो शब्दों को अपने मन में दोहराती रही। पहले उन्होंने केवल यह महसूस किया कि आधे चरण के कानून चरण के दायरे के विशेषज्ञों से निपटने के लिए उनकी ताकत पर्याप्त थी। वास्तव में उनकी ताकत आधे अधूरे कानून के दायरे के सभी विशेषज्ञों को हराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उन्होंने ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ वांगशी का सामना किया था। उनकी ताकत, जो सभी हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञों को दूर कर सकती थी, वांगशी के सामने कुछ भी नहीं थी। यदि उसके पास हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस रियलम इनिशियल स्टेज होता तो वह निश्चित रूप से वांगशी को हराने में सक्षम होता। दिन के अंत में क्षेत्र में उसकी प्रगति अभी भी बहुत धीमी थी। उसने चुपके से अपने दांत पीस लिए। उन्हें यह कर्ज याद रहेगा। बस इंतजार करो और देखो। यदि वह इतनी बड़ी दया का बदला न चुकाता तो वह मनुष्य न होता। बूम बूम बूम। मुख्य हॉल में येशिवेन भागती रही। वांगशी उसके पीछे पीछे येशिवेन पर भी जमकर हमला कर रही थी। वांगशी अपनी मुठ्ठियां मारता रहा, लेकिन येशिवेन हर बार मुश्किल से टूट गई। हर बार मुख्य हॉल के फर्श पर एक बड़ा गड्ढा फोड़ दिया जाता था। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के सामान्य विशेषज्ञों के लिए बचना असंभव था। यहां तक अगर यह एक राक्षस था, यह इस तरह के लगातार हमलों के तहत एक मृतंत होगा। यह कहा जा सकता है कि वांगशी का हमला भयानक था। चाहे वह गति हो या शक्ति, यह चरम सीमा तक भयानक था। दुर्भाग्य से उसका सामना येशिवेन से हुआ। बहुत समय पहले, जब येशिवेन अभी भी ट्रांसेंडेंट रियलम फर्स्ट लेवल पर था, तो वह नॉर्थ माउंटेन कबीले के प्रमुख के पीछा करने से बच गया था। अब जबकि वह पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर था, उसकी ताकत अतीत की तुलना में अतुलनीय थी।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे दहाड़ता है और कितना क्रोधित होता है, अगर वह ये शिवेन को पकड़ नहीं पाता तो यह बेकार था। वो ये शिवेन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इस समय ये शिवेन खुद को ठीक करने के लिए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक की शक्ति को लगातार जुटा रही थी। कुछ देर बाद अभी अभी मारपीट से लगी चोट लगभग ठीक हो गई थी। चोट के ठीक होने के बाद ये शिवेन ने अपने पीछे दानव पंखों को तेजी से लहराया, धीरे धीरे वांगशी के साथ अंतर को चौड़ा किया। जब वांगशी ने यह दृश्य देखा तो वह और भी उग्र हो गए। इस समय उन्होंने देखा कि ये शिवेन के पास न केवल पवित्र उपचार तकनीक थी जो जल्दी से ठीक हो सकती थी, बल्कि एक हास्यास्पद तेज गति तकनीक भी थी। वो ये शिवेन को भी नहीं पकड़ सका। वह एक कानून प्रकटीकरण विशेषज्ञ था और ये शिवेन सिर्फ एक पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर का योद्धा था। एक बार खबर फैल गई तो यह चौंकाने वाला होगा, लेकिन वो चाहे कितना भी गुस्से में क्यों न हो, ये शिवेन को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल ये शिवेन को और आगे बढ़ते हुए देख सकता था। हालांकि वह पहले से ही ये शिवेन से अंदर तक नफरत करता था। इस समय उसका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, न ही उसका ये शिवेन को जाने देने का इरादा था। वह ये शिवेन से अंदर तक नफरत करता था। उसने ये शिवेन का पीछा किया। विभिन्न महलों में सभी योद्धाओं ने गुस्से में वांगशी को ये शिवेन का पीछा करते देखा। इन दो लोगों को योद्धाओं के इस समूह के बीच प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता था। ये शिवेन ने कुछ समय पहले आसानी से हुआंग विशान और अन्य दो का सिर काट दिया था। इसने उन्हें प्रतिभाओं के इस समूह के बीच पूरी तरह से प्रसिद्ध कर दिया। यह भी सबको बता दिया कि ऐसा कोई किरदार था। बहुत से लोगों की नज़रों में ये शिवेन की तुलना कानून घोषणापत्र के उन विशेषज्ञों से की जा सकती थी। वे सभी पात्र थे जिन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे किरदार थे जो उन्हें एक थप्पड़ से आसानी से कुचलकर मौत के घाट उतार सकते थे। वे बेहद खतरनाक किरदार थे। वैंग वह और भी दुष्ट हरामी थी। यदि ये शिवेन को उकसाया नहीं जा सकता था, जब तक वे उसे उकसाते नहीं थे तब तक वे शांति से रह सकते थे। हालांकि यह वांगशी विशुद्ध रूप से एक डाकू और कमीने था। उसने 30 साल तक लूटपाट पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य बात यह थी कि इस आदमी ने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। ये शिवेन की तुलना में इस आदमी ने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि वर्तमान स्थिति यह थी कि वांगशी वास्तव में गुस्से में ये शिवेन का पीछा कर रही थी। इसके बारे में भूल जाओ। ऐसा लग रहा था कि वांगशी ये शिवेन के साथ नहीं पकड़ पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये शिवेन से और दूर होता जा रहा था। आखिर क्या चल रहा था? ये क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसी ने अविश्वास से कहा। इसमें अजीब क्या है? वांगशी के एक्शन स्टाइल के अनुसार मुझे लगता है कि डकैती पहले ही एक शिवेन तक पहुंच चुकी है। ये शिवेन भी एक अधर्मी व्यक्ति है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या यह विवाद का कारण नहीं है? किसी ने तार्किक विश्लेषण किया। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन यह वास्तव में सच्चाई के काफी करीब था। लेकिन ये शिवेन वास्तव में सक्षम है। ऐसे लोग हैं जो वांगशी से बच गए, लेकिन उन लोगों के पास बिना किसी अपवाद के बचने का अवसर था क्योंकि दूसरों ने वांगशी को सख्ती से पकड़ रखा था। हालांकि यह शिवेन वांगशी की तुलना में तेज प्रतीत होता है। वांगशी उसकी गति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता। गति के बिना वांगशी की महान क्षमता का क्या उपयोग है? यद्यपि अर्धचरण विधि क्षेत्र और कानून घोषणा क्षेत्र के बीच केवल एक मामूली अंतर है, अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। ये शिवेन कानून के आधे अधूरे दायरे को पार कर सकते हैं, लेकिन वांगशी के सामने उनका अभी भी एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा किया जा रहा है। टस्क, यह वास्तव में दिलचस्प है। हे, पहाड़ पर बैठना और बाघों को लड़ते देखना अच्छा लगता है। दोनों पक्षों के साथ छलावा नहीं किया जाना चाहिए। अब यह कुत्ते खाने कुत्ते की लड़ाई का थोड़ा सा है। यह बेहतर नहीं हो सकता। वहां देखने को क्या है? महल को तलाशने में अधिक समय बिताना बेहतर है। हमने कितना भुगतान किया है, हम कितनी जगहों से गुजरे हैं और हम कितना गुजरे हैं। अब हम यहाँ कैसे खड़े हो सकते हैं? हम इसे ये शिवेन और वांगशी के लिए कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हाँ, चलो उन्हें अनदेखा करते हैं। ये शिवेन महसूस कर सकती थी कि उसके पीछे वांगशी की सांसें धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं, लेकिन वांगशी का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वो ये शिवेन को जिंदा निकालने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए यद्यपि उनके बीच एक अंतराल था, फिर भी रुकने का कोई उपाय नहीं था। मैं इस तरह से नहीं जा सकता, वरना सभी लाभ दूसरों द्वारा उठाए जाएंगे, ये शिवेन ने दांत पीसकर कहा। वह इस तरह इंतजार नहीं कर सकता था। ये शिवेन के दिमाग में हजारों रणनीतियां पलट गईं। एक ही पल में ये शिवेन को एक अच्छा विचार आया। उसने ये शिवेन को अपने शैतानी पंख फैलाते हुए देखा और बिजली की तरह उसने पूरे महल में छलांग लगा दी। मुझसे छुटकारा पाने के बारे में भी मत सोचो। वांगशी ने अपने दांत पीस लिए और पागलों की तरह पीछा किया। इस समय ये शिवेन का फिगर घूम गया और सीधे एक मुख्य हॉल में घुस गया। भागना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वांगशी ने तुरंत उसका पीछा किया।
हालांकि ट्रांसेंडेंस दायरे की एक भयानक आभा हॉल में बह गई। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक विशाल जानवर का पंजा उस पर टूट पड़ा। यांत्रिक जानवर। उसने लगभग तुरंत निर्धारित किया कि वह किस प्रकार का राक्षस था जिसने उस पर हमला किया था, और यह एक भयानक ट्रांसेंडेंस रियलम यांत्रिक जानवर था। उसने अपने शरीर को मरोड़ा और विशाल जानवर के पंजे से बचा लिया। बूम! जानवर का पंजा सीधे जमीन को खुरचता है और 5 बड़ी दरारें बनाता है। यह असामान्य रूप से भयानक था, और उसने उस पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। यह वास्तव में एक छोटे पहाड़ के आकार का एक यांत्रिक जानवर था। यह एक बाघ के आकार का यांत्रिक जानवर था। इस समय ऐसा लग रहा था कि चौंका दिया गया है। एक पल में इसके शरीर के कई तंत्र सक्रिय हो गए और यह आकाश की ओर गरज रहा था। भयंकर श्वास छलक पड़ी। यहां तक कि एक वास्तविक भयंकर बाघ के पास भी इतनी भयानक गति नहीं थी। यहां तक कि वांग शी को भी उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी पड़ी जिसने इन यांत्रिक जानवरों को बनाया था। निश्चित रूप से इन यांत्रिक जानवरों का स्तर अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। बाघ के आकार का यांत्रिक जानवर अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था और भयानक दहाड़ मार रहा था। इतने क्रूर यांत्रिक जानवर के सामने वांग शी ने भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। वह मुख्य हॉल के दायरे से केवल मायूसी से हट सकता था। उसकी नज़रों में उसने पाया कि ये ज़िवेन मुख्य हॉल की गहराई की ओर जा रही थी। वह इतना उदास था कि दहाड़ना चाहता था। आखिर क्या चल रहा था? वह अंदर क्यों जा सकता है? वह इतनी उदास थी कि वह दहाड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। वह वास्तव में नहीं समझ सका कि इस मशीनी जानवर ने वास्तव में ये ज़िवेन को जाने क्यों दिया और उसे निगलने का विकल्प क्यों नहीं चुना। हालांकि वह ये ज़िवेन के शरीर से सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी यह ये ज़िवेन को बेरोकटोक भागते हुए देखने से बेहतर था। धिक्कार है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वहां हमेशा के लिए रह सकते हो। वैंग उसने ठंड से कहा, भले ही मुझे रक्त सीमा बंद होने तक इंतजार करना पड़े, मैं तुम्हारे बाहर आने तक इंतजार करूंगी और फिर मैं तुम्हारे शरीर को हजारों टुकड़ों में बांट दूंगी। वह सफल होने के लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ की तलाश नहीं करेगा और वह ये ज़िवेन के शरीर को हजारों टुकड़ों में तोड़ देगा। यह देखा जा सकता था कि वह ये ज़िवेन से कितनी नफरत करता था। यह पहली बार था जब उसे बरगलाया गया था और उसके लिए यह बस एक शर्म की बात थी। हालांकि इस समय ये ज़िवेन पहले ही धीरे धीरे और दूर चले गए थे, मुख्य हॉल के आंतरिक भाग की ओर बढ़ रहे थे। यह मशीनी जानवर उसे जाने क्यों देगा, इसका मूलभूत कारण यह था कि उसने अपनी सारी आभा को नियंत्रित कर लिया था। हालांकि यांत्रिक जानवर बहुत बुद्धिमान लग रहा था और कोई नहीं जानता था कि इसमें कितने प्रोग्राम डाले गए थे जिससे यह सामान्य अशुभ जानवरों की तुलना में अधिक क्रूर और शक्तिशाली हो गया था। लेकिन आखिरकार एक निर्जीव वस्तु थी, जीवित वस्तु नहीं। यह केवल किसी व्यक्ति की आभा के आधार पर न्याय करेगा, और यदि किसी व्यक्ति के पास कोई आभा नहीं है तो वह उस पर आंख मूंदकर उसे मृत वस्तु मान लेगा। ये ज़िवेन पहले से ही यह जानता था, लेकिन फिर भी उसने खजाने को चुराने के लिए विभिन्न महलों में घुसने के लिए इस तरीके का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा। कारण बहुत सरल था, क्योंकि उसने पाया कि इन यांत्रिक जानवरों का मिशन उन स्वर्गीय खजानों की रक्षा करना प्रतीत होता है, और इसी तरह यह ठीक हो सकता है अगर वह बस उनके सामने चले, लेकिन अगर वह उनकी नाक के नीचे से कुछ लेना चाहता है तो वह अभी भी एक पल में सतर्क हो जाएगा, और उस समय यांत्रिक जानवर उसे पहचान भी नहीं पाएंगे और एक चौतरफा हमला करेगा जो कुछ भी हो सकता था उसे नष्ट कर देगा। कदम, चाल, कार्यवाही, स्थान परिवर्तन, हिलना, चलाना, हटाना, हटना, खिसकाना, द्रवित करना, भड़काना, प्रस्तावित करना, डिगना, कार्यवाही करना, संचालित करना, स्थान परिवर्तन करना, प्रस्तुत करना। तो अगर वह अंदर के खजानों को जब्त करना चाहता था तब भी उसे बाहर इन यांत्रिक जानवरों से निपटने की जरूरत थी। हालांकि वह इस मुख्य हॉल के अंदर के खजाने को जब्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी वह वांग शी को डराने के लिए इस यांत्रिक जानवर की जबरदस्ती का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि वांग शी एक जहरीले सांप की तरह था, लेकिन आखिरकार वह ये ज़िवेन नहीं था और उसके पास सांस रोकने की तकनीक का उन्नत संस्करण नहीं था जो उसकी सारी आभा को रोक सके। दूसरे शब्दों में, वह बस अंदर नहीं आ सकता था, और अगर वह अंदर आना चाहता था तो उसे जबरदस्ती अंदर आना पड़ता था। और ये ज़िवेन को भी पता था कि इस यांत्रिक जानवर की ताकत शायद वांग शी से अधिक थी, और अगर वांग शी अपने तरीके से अंदर जाना चाहता था तो यह वास्तव में एक मृत अंत होगा। और अब वह भीतरी हॉल में प्रवेश करना चाहता था, एक ऐसी जगह जहां उसे इस यांत्रिक जानवर द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसने सफलता हासिल करना चुना था। इस बार वांग शी द्वारा एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा किए जाने से उसे बहुत उत्तेजना मिली थी। इस सूक्ष्म जगत में वह अभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता था, और अभी भी बहुत से लोग थे जो उसके लिए घातक खतरा पैदा कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि वांग शे जैसे 2 और उस्ताद होते तो वे उसे घेर कर मार सकते थे।
यह कुछ ऐसा था जिससे वह बहुत डरता था। हालांकि संभावना बहुत कम थी, लेकिन यह संभावना हमेशा बनी रहती थी। एकमात्र तरीका अपनी ताकत को बढ़ाना था, और जब तक उसकी ताकत पर्याप्त थी तब तक यह वांगशी कोई खतरा नहीं होगा। एक आवारा कुत्ते की तरह उसका पीछा करना तो दूर की बात है। जब तक वह भीतरी हॉल की गहराई तक नहीं पहुंच गया, तब येज़िवेन क्रॉस लेग बैठ गया। उसके बगल में उन स्वर्गीय खजानों को छूने की हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा यह तुरंत बाहर बाघ के आकार के यांत्रिक जानवर को सचेत कर देता। वह सीधे बैठ गया और त्यानयुवान दर्पण को अपने सिर के ऊपर रख लिया। हालांकि त्यानयुवान मिरर वर्तमान में उन्नयन की प्रक्रिया में था और इसके अधिकांश कार्य सुप्त थे, येज़िवेन की आभा को अलग करना कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने तुरंत सफलता शुरू नहीं की, लेकिन पहले कुछ चोटों का इलाज करना शुरू किया जिन्हें जबरन दबा दिया गया था। पहले उस पर सीधे बमबारी की गई थी और उसके शरीर पर लगी चोटें बिल्कुल ठीक नहीं हुई थीं। उस मामले में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक भी उन सभी को एक ही बार में ठीक नहीं कर सकती थी। वह अपनी सर्वोत्तम अवस्था में अर्धचरणीय विधि प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ करना चाहता था। पर ये सब तुच्छ बातें थीं। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक वास्तव में अत्याचारी थी। 1.25 घंटे में ही उसके शरीर में छिपी चोटें और छिपे हुए खतरे पूरी तरह ठीक हो चुके थे। फिर येज़िवेन ने सफलता की तैयारी शुरू कर दी। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर से अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हालांकि यह केवल आधा चरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र था, आखिरकार इसने कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र को छू लिया था। इसे पिछले पारलौकिक क्षेत्र के साथ अतुलनीय माना जाता था। आम लोगों के लिए यह पहले से ही बहुत कठिन था, लेकिन येज़िवेन की कठिनाई की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। येज़िवेन की लड़ाई का कौशल उसी क्षेत्र के योद्धाओं से बहुत आगे था, इसलिए पदोन्नति की कठिनाई भी आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। बेशक एक बार सफलता पूरी हो जाने के बाद उसकी युद्ध शक्ति भी आम लोगों के लिए अकल्पनीय हो जाएगी। चूंकि वह तैयार था, येज़िवेन अब और नहीं झिझका। उसने सीधे खुद को मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ के 5 रंगों वाले दिव्य प्रकाश से ढक लिया और ईथर अवस्था में प्रवेश कर गया। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के 5 रंगों वाले दिव्य प्रकाश से आच्छादित होने के बाद वह लगभग तुरंत एक असामान्य रूप से शांत अवस्था में प्रवेश कर गया। कोई दुख या खुशी नहीं थी, जैसे कि वह किसी देवता का पुनर्जन्म हो। अनगिनत खून के पत्थर पल भर में जल गए, फिर रक्त ऊर्जा में बदल गए। येज़िवेन के नियंत्रण में ये येज़िवेन के शरीर में घुस गया और येज़िवेन को आधे अधूरे कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र की बाधा को तोड़ने में मदद करने लगा। उसी समय हर सेकंड दसियों हजार स्पिरिट क्रिस्टल जलाए जा रहे थे। फिर वे आत्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गए और रहस्यमय स्थान में डाल दिए गए। इसके विपरीत मार्शल आर्ट की अनगिनत अंतर्दृष्टि निकाली जाने लगी और फिर येज़िवेन की आत्मा की गहराइयों में ब्रांडेड हो गई। यह एक दो तरफा दृष्टिकोण था जिससे उन्हें आधे अधूरे कानून के प्रकटीकरण दायरे के शुरुआती चरण में एक झटके में पहुंचने में मदद मिली। उसी समय येज़िवेन ने ऑब्जर्विंग पर्सन स्क्रिप्चर को भी सक्रिय किया। उनके लिए इस तरह की सरल मल्टीटास्किंग कोई समस्या नहीं थी। उसके शरीर में ब्रह्मांड पागलपन से काम करने लगा। वास्तविक जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित और निकाला गया था। उसमें असंख्य ग्रह उत्पन्न हुए और नष्ट हुए। यदि येज़िवेन आधे चरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस डेंटियन को पहले पार करना होगा। उनके नियंत्रण में रियल वाइटैलिटी ने लगातार हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे की बाधा को धोना शुरू किया। येज़िवेन की उम्मीद के मुताबिक पहला प्रयास विफल रहा। हालांकि येज़िवेन अविचलित रही। पहली असफलता पहले से ही उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। हर सफलता के लिए हजारों प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी एक औसत व्यक्ति इस तरह उबाऊ होने की कल्पना कर सकता है। जो अकेलेपन को सह सकते हैं वही परम वैभव का आनंद उठा पाएंगे। पलक झपकते ही समय बीत गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। येज़िवेन की सफलता धीरे धीरे सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने लगी। अगर कोई इस समय यहाँ होता तो वे येज़िवेन का भावहीन चेहरा देखते। समय समय पर वह त्यानयुवान मिरर से बड़ी संख्या में अमृत निकालता था और उन्हें अपने मुंह में भर लेता था। दूसरों के लिए वे एक ही बार में इतने सारे अमृतों का सेवन नहीं कर पाएंगे। वे फट सकते हैं और मर सकते हैं। हालांकि येज़िवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। यह अत्याचारी शरीर की ताकत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती है, यह जल्दी से अवशोषित हो जाएगी और अत्याचारी शरीर द्वारा समाहित हो जाएगी। इसके अलावा उनकी वर्तमान नींव अभूतपूर्व रूप से मजबूत थी। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि ये अमृत उनकी नींव को दूषित कर देंगे। इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि ये अमृत उन्हें जल्दी से तोड़ने में मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे येज़िवेन की सफलता ने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर लिया था। क्या वह हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे से गुजर सकता है, इस पर निर्भर था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन वास्तव में उसका पूरा शरीर तना हुआ था। उसे अपना पूरा दिल और दिमाग अभ्यास में लगाना पड़ा और सौभाग्य से बाहर एक यांत्रिक जानवर खड़ा था,
अन्यथा ऐसी अराजक जगह में वह एक सफलता बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत नहीं करता। किसी को पता होना चाहिए कि बाहरी लोगों के लिए उसका फायदा उठाने का यह सबसे आसान समय था। यह वह समय भी था जब वह आंतरिक राक्षसों से सबसे अधिक ग्रस्त थे। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति टूट जाता है तो स्वर्गीय क्लेश और मानव क्लेश होगा। बिजली चमकने के अलावा अलौकिक राक्षस भी होंगे। भीतरी राक्षसों को स्वर्गीय क्लेश का हिस्सा माना जाता था। जहां तक मानवीय क्लेश की बात है, जो लोग आपके साथ नहीं थे वे कथनीय रूप से आपके पास तब आएंगे जब आप टूटने वाले थे। विशेष रूप से आपके पाप जितने अधिक गंभीर थे, आपको जितनी अधिक बाधा से गुजरना था, आपके लिए इस तरह की चीजों का सामना करने की संभावना उतनी ही अधिक थी। इस तरह की चीज की अपनी नियति थी, चाहते हुए भी इसे रोका नहीं जा सकता था। मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ के साथ उन्हें आंतरिक राक्षसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो कि क्यूई विचलन की स्थिति थी। उसे केवल बाहरी लोगों को अपने साथ हस्तक्षेप करने से रोकने पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब इस महल में क्या इस बाग के आकार के यांत्रिक जानवर से ज्यादा विश्वसनीय कुछ था? बूम! अचानक महल के बाहर से भयानक धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद वह बाग के आकार का यांत्रिक जानवर अचानक जाग गया। वह चौंक गया था और उस विशाल गर्जना को यक्षिवेन द्वारा आंतरिक महल में भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। यक्षिवेन अचानक चौंक गई। इस समय इस यांत्रिक जानवर की मूंछें मारने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि तुरंत आई आवाज ने उसे समझा दिया कि यह कौन था। वांग शी, हमारे पिछले समझौते के अनुसार मैं इस यांत्रिक जानवर को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने में आपकी मदद करूंगा। समय आने पर आपको चपलता तकनीक और हीलिंग तकनीक के साथ साथ उसके शरीर पर धन भी मिलेगा। आपको मुझे हिस्सा देना होगा। मुझे आपको चेतावनी देनी है, अगर उसकी चपलता तकनीक और उपचार तकनीक आपके कहे अनुसार अच्छी नहीं है तो मुझे अपने खिलाफ होने का दोष न दें। तुम भी मेरा मिजाज जानते हो। बाहर से एक गहरी और गूंजती पुरुष आवाज आई। अचानक यक्षिवेन समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि इस अवधि के दौरान वांगशी की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। उसने सोचा कि वांगशी ने पहले ही हार मान ली है। अब ऐसा लग रहा था कि उनका मूल विचार बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। वह कैसे हार मान सकता है? वह सिर्फ मदद मांगने गया था। इस यांत्रिक जानवर को अवरुद्ध करने में सक्षम होने के लिए इसका मतलब था कि वह कम से कम कानून घोषणा क्षेत्र का मास्टर था। धिक्कार है, अगर यह केवल वांगशी ही होता तो यह ठीक होता, लेकिन अगर कोई दूसरा होता तो यह वास्तव में एक घातक खतरा होता। हालांकि यह ठीक इसी समय था जब यक्षिवेन को पता था कि जितना अधिक वह घबरा नहीं सकता उतना ही उसे शांत रहना होगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। बाहर लड़ाई तेज होती जा रही थी। वांगशी की सांसें और करीब आ रही थीं। येजिवेन भी सफलता के और करीब आ रही थी। बूम! अचानक येजिवेन के शरीर में सभी जैन युवान अचानक पागलपन से बढ़ गए। उनकी प्रभावशाली आभा पागलपन से बढ़ गई। उसकी आंखों में एक नया क्षेत्र दिखाई दिया। वह आखिरकार टूट गया। हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म। यह कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के लिए एक संक्रमणकालीन क्षेत्र था। हालांकि यह क्षेत्र युवा पीढ़ी के बीच बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यक्षिवेन के लिए जश्न मनाने लायक था क्योंकि वह पहली बार मुख्यधारा के समूह के साथ पकड़ा था। हालांकि उनकी युद्धक शक्ति बहुत पहले ही पकड़ी जा चुकी थी, फिर भी यह युद्धक शक्ति थी। आखिर यह क्षेत्र नहीं था। दायरे में सुधार के साथ येजिवेन की ताकत भी तेजी से बढ़ी। छोटे कमीने, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। इस बार भागने के बारे में सोचो भी मत। हॉल के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। इस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि वांगशी था, जो यक्षिवेन को मारने के लिए एक मौके की तलाश में था। यक्षिवेन को मारने के लिए उसने इस तथ्य का भी खुलासा किया कि यक्षिवेन के पास एक अजीब तकनीक थी। हालांकि उसे अभी भी इसे दूसरों के साथ साझा करना था। यह मूर्खतापूर्ण प्रतीक्षा करने से बेहतर था। अगर येजिवेन जीवन भर के लिए बाहर नहीं आई तो क्या वे भी हमेशा के लिए इसी तरह इंतजार करेंगे? हालांकि यह उसकी मदद करने के लिए किसी को खोजने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वह असली पैसे निकालने में भी अनिच्छुक था। इसलिए उसने बस उस व्यक्ति की भूख बढ़ाने के लिए येजिवेन की अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया और पूछा उसे उसकी मदद करने के लिए। वास्तव में वह अपने दिल में यह भी गणना कर रहा था कि क्या वह इस दोस्त को एक महत्वपूर्ण क्षण में इस दुनिया से गायब कर दे। वह अकेला ही था जो इस अजीब तकनीक को जानता था। किसी और को इसे जानने का अधिकार नहीं था और न ही वे इसे जानने के योग्य थे। जब उसने यक्षिवेन को देखा तो उसकी आंखें लालच से भरी थीं। इस समय येजिवेन के लिए नफरत जा चुकी थी, केवल लालच बचा था। वह येजिवेन की अजीब तकनीक और उसके पास मौजूद दौलत का लालच करता था। उसकी राय में भले ही वह अद्वितीय तलवार और अन्य को छोड़ दे, जब तक उसके पास येजिवेन की अजीब तकनीक है, सब कुछ इसके लायक होगा। यदि तुम भागते रहे तो अवश्य बच सकोगे। दुर्भाग्य से तुम वास्तव में यहाँ आ गए। तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम भी इस तरह अंदर आ सकते हो। इस समय वांगशी ने अपनी शांति वापस पा ली, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो।
मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप अन्य लोगों को आने और मेरी मदद करने के लिए कहेंगे। हालांकि मैं हमेशा आपसे छुपा सकता हूं, मेरे पास आपके साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। शायद आपका समय कचरे का समय है और आप इसे लापरवाही से बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन मेरे समय का एक एक मिनट और हर सेकंड बहुत कीमती है। ये ज़िवेन रेंगते हुए ऊपर आई और मुस्कुराए। इस मुस्कान ने वास्तव में वांगशी को थोड़ा झकझोर कर रख दिया, जैसे कि कोई क्रूर जानवर उसे घूर रहा हो। समय बर्बाद न करने के लिए मैंने तुम्हें मारने का फैसला किया है, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। कितना अहंकारी, मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग खो चुके हो। कितना हास्यास्पद है, तुम वास्तव में मुझे मारना चाहते हो। तुम पहले अपने आप को क्यों नहीं देख लेते? वांगशी हंसी में फूट पड़े और तिरस्कारपूर्वक कहा। कुछ दिनों पहले उसका वांगशी द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन अब उसने यह कहने का साहस किया कि वह वांगशी को मार डालेगा। क्या वह पागल नहीं था? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखते हैं अंत में कौन मरता है, ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वो ये ज़िवेन की जगह होता तो उसे लगता कि सामने वाले का दिमाग खराब हो गया है, या उसके दिमाग को एक दरवाजे से बंद कर दिया गया है। हालांकि वह कैसे जान सकता था कि पिछले कुछ दिनों में उसकी ताकत में छलांग और सीमा में सुधार हुआ है। भाई, तुम मौत को दावत दे रहे हो। वांगशी दहाड़ा। उसका शरीर बार बार टिमटिमाता था और एक पल में वो एक शिवेन के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी सीटी बजाती है और उसकी गति चरम पर पहुंच जाती है। कानून के चरण के दायरे की ताकत इस समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी। स्नैक ड्रैगन के 9 परिवर्तन। उसके हाथ में मुट्ठी की ऊर्जा तुरंत संघनित हो गई और एक बार ड्रैगन में बदल गई, जो हवा में एक शिवेन की ओर विस्फोट कर रही थी। यह ये ज़िवेन को मारने की चाहत की लय थी। यदि यह अतीत में होता तो ये पंच पूरी तरह से एक शिवेन को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से अलग था। ये ज़िवेन ने आने वाली मुट्ठी की छाया को सीधे नज़रअंदाज कर दिया और सीधे उपहास किया। उसने अपनी लंबी तलवार खोली और हवा और बादल चले गए। यह तलवार बेहद तेज थी और एक पल में वांगशी के सभी हमले टूट गए। यह कैसे संभव है? वांगशी ने अविश्वास में एक शिवेन को देखा। अब तक वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक शिवेन वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि वह उसके सभी हमलों को पूरी तरह से विफल कर सकता था। इस अवधि के दौरान उनकी ताकत में इतना सुधार हुआ था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि इतने कम समय में कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर एक शिवेन की ताकत में बहुत सुधार हुआ है? हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन वास्तव में बहुत बदल गया है, और वास्तव में उसने एक सांस में अपने हमले को तोड़ दिया। उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है कि आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत प्रगति की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब आप मेरे विरोधी होंगे तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। वांगशी ने बार बार व्यंग्य किया। एक पल में उसके शरीर पर भयानक ची हलकों में बह गई और तुरंत एक क्षेत्र में बदल गई। इसने ये ज़िवेन को सीधे तौर पर ढक दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गहरे दलदल में है। भाड़ में जाओ, मेरे डोमेन में मरना तुम्हारा सम्मान है। ये ज़िवेन जोर से हंसी और बोली, यह सिर्फ बच्चों का खेल है। यह सिर्फ एक अपमान है। मेरे सामने यह केवल एक विशेषज्ञ के सामने दिखावा करना है, महत्वहीन कौशल। ये शिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उस डोमेन ने ये ज़िवेन से संपर्क नहीं किया था और इसका आधा से अधिक हिस्सा उसके विंड एंड थंडरसी द्वारा निगल लिया गया था। ये ज़िवेन के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था, उसके शरीर को कोई नुकसान तो दूर की बात है। इस अवधि के दौरान ये ज़िवेन की साधना ने न केवल उनकी अत्याचारी शक्ति में सुधार किया, बल्कि उनकी विभिन्न मार्शल आर्ट चालों को बदलने का अवसर भी लिया। उदाहरण के लिए, यह डोमेन अचानक कई गुना अधिक अत्याचारी हो गया था। उनके विंड एंड थंडर सी ने भी भयानक स्तर पर अपग्रेड करने के लिए अनगिनत रक्त पत्थरों का उपयोग करने का अवसर लिया था। हालांकि यह एक वास्तविक डोमेन में परिवर्तित नहीं हुआ था और वास्तव में उन डोमेन को पूरी तरह से दबा नहीं सकता था, लेकिन उनके साथ संघर्ष करने में कोई समस्या नहीं थी। यह पहले की तरह नहीं होगा, जहां उसका डोमेन निगल लिया गया था। फिर एक शिवेन हिले और एक मुक्का मारा। भूसे की आवाज एक ड्रैगन की तरह थी और यह अनगिनत सितारों में बदल गई, नीचे धंस गई और उस डोमेन को तोड़ दिया। टकराना। तू ज़िवेन की मुट्ठी की गति कम नहीं हुई और फिर से विस्फोट हो गया। ये ज़िवेन की मौजूदा ताकत पहले की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। अब जबकि उसे सफलता मिल गई है, तो वह पिछले कुछ दिनों के अवसाद से अपने दिल की बात कैसे नहीं निकाल सकता था। वैंग उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन एक पल में उसका डोमेन तोड़ सकती है। वो चकमा देने में थोड़ा असमर्थ था और उसका कंधा एक शिवेन के मुंह से फट गया था। उसका शरीर अचानक उल्टा उड़ गया और वह चिल्लाया। अगर वो जल्दी से चकमा नहीं देता तो एक शिवेन उसकी छाती पर मुक्का मार देता। अब सिर्फ उसके कंधे पर चोट लगी थी, लेकिन अगर उसकी छाती होती तो शायद अब तक वह मारा जा चुका होता। यह कैसे संभव है? आप इतने अधिक शक्तिशाली कैसे हो गए? भले ही आप अर्धधर्म क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों, ऐसी साधना होना असंभव है। वैंग उसने डरावनी आवाज में कहा। इस समय
वह आखिरकार समझ गया कि डर क्या होता है। वह समझ गया कि जो लोग उसके निशाने पर थे वे उस समय क्या सोच रहे थे जब वे निराशा का सामना कर रहे थे। लेकिन वह इस तरह की भावना का अनुभव बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। अतीत में उन्होंने इसका आनंद भी लिया था। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था अपने प्रतिद्वंद्वी के अंगों को उसके द्वारा टूटा हुआ देखना और फिर उसकी दया पर होने का एहसास। लेकिन अब अगर निशाना खुद को बदल लिया होता तो फिर दर्द नहीं होता। तुम्हारे उस सुअर के दिमाग से समझने का कोई तरीका नहीं है, ये ज़िवेन ने उपहास किया। इस अवधि के दौरान वह अंततः एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा किए जाने के अवसाद को दूर कर सकता था। आप समझ नहीं पाएंगे कि सफलता के बाद मैं कितना मजबूत हो जाऊंगा। ये शिवेन ने उस पर हमला जारी रखा। धिक्कार है, थोड़ा कमीने, मुझे तुम्हें पीटते हुए देखो। वैंग वह आखिरकार इसे सहन नहीं कर सकी और हमला करने की पहल की। उसकी मुट्ठी एक विशाल बाढ़ अजगर में बदल गई। उसने अपना खूनी मुंह खोल दिया और आकाश में बादलों को हिला दिया। खुद ड्रैगन में बादलों को निगलने और कोहरे को उगलने की क्षमता थी। हालांकि यह केवल एक बाढ़ विकसित बाढ़ ड्रैगन था, लेकिन आकाश में बादल अभी भी अनायास ही बेतहाशा लुढ़क गए। अभी तो इतना, ये ज़िवेन तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराए। उसके हाथ में एक लौ उठी और एक लंबी लौ ब्लेड में बदल गई। एक झटके में यह नीचे गिर गया। अप्रत्याशित रूप से यह पहले वांग शी के शरीर पर गिरा। मूल रूप से जब वांग शी ने ये ज़िवेन का सामना किया तो वह हमेशा पहले हमला कर सकता था। उसकी गुणवत्ता ये शिवेन से अधिक मजबूत थी। लेकिन अब ये ज़िवेन की सफलता के साथ ये ज़िवेन ने इस पहलू में फिर से बढ़त हासिल कर ली है। बूम! फायर ब्लेड ड्रैगन स्लेयर! हवा में ऐसा भयानक दृश्य दिखाई दिया। ये ज़िवेन की लंबी लॉ ब्लेड उसके समर्थन में वास्तव में ड्रैगन को मारना शुरू कर दिया। उसके द्वारा मौके पर ही विशाल बाढ़ अजगर का सिर काट दिया गया। एक अजीब सी ज्वाला ने बाढ़ ड्रैगन के शरीर को सीधे जला दिया, सीधे उसके मूल रूप को प्रकट किया। वैंग उसने उस हाथ को पकड़ रखा था जो एक पल में चारकोल में जलने वाला था। वह एकाएक सहम गया। वह नहीं जानता था कि यह कैसी लौ थी। यह इतना भयानक कैसे हो सकता है। यह दरअसल हड्डी में कीड़ों की तरह था। तुरंत जल गया और कम से कम समय में उसकी पूरी भुजा चारकोल में जल गई। वह दर्द के मारे जमीन पर लौट गया। उसे कभी भी इस हद तक मजबूर नहीं किया गया था। उसने हमेशा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया था और उसके साथ कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यदि यह इसी तरह जलता रहा तो पूरे शरीर को जलाने में केवल कुछ सांसें लगेंगी। उस समय उसका पूरा शरीर मर जाएगा। तुरंत उसने अपना मन बना लिया। उसका बायां हाथ कट गया और जो हाथ कोयले में जल गया था वह तुरंत नीचे गिर गया। अपना दाहिना हाथ काटने के बाद हालांकि वांग शी का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीना आ रहा था, लेकिन यह पहले से काफी बेहतर था। ज्वाला के खतरे के बिना, जो टासल हड्डी में कीड़ों की तरह थी, उसकी स्थिति तुरंत बहुत बेहतर हो गई और टूटी हुई भुजा अब कोई समस्या नहीं थी। उसने ये ज़िवेन पर एक गहरी नज़र डाली और लगभग तुरंत मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। वह बहुत स्पष्ट था कि वह शायद ये शिवेन का विरोधी नहीं था। इस समय ये शिवेन का सामना करने के लिए उसके लिए यह केवल एक मृत अंत था। अभी नहीं गया तो कब जाएगा। एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर की भागने की गति बेहद तेज थी। वास्तव में इस महल में इतनी तेजी से पहुंचना असंभव था, नहीं तो वह इस महल की दीवारों को तोड़ देता। पल भर में वह भीतर के महल से बाहर हो गया। जब वह बाहरी महल में पहुंचा तो उसने एक दुबले पतले नौजवान को एक यांत्रिक जानवर के हमले के तहत संघर्ष करते देखा। वह मुश्किल से इस मशीनी जानवर को रोक सका। वांग शी, तुम्हें क्या हुआ? युवक से पूछा कि जब उसने वांग शी को घबराहट में भागते देखा। वह बता सकता था कि वांग शी इसे नकली नहीं कर रही थी। उसका एक हाथ टूट गया था। यह निश्चित तौर पर फर्जी नहीं था। उनके साधना के स्तर पर भी एक अंग को खोना अभी भी बहुत परेशानी वाली बात थी। हालांकि एक टूटे हुए अंग को फिर से उगाने के तरीके थे, लेकिन कीमत सस्ती नहीं थी। इसके अलावा भले ही टूटा हुआ अंग फिर से विकसित हो गया हो, यह एक नवजात शिशु की तरह था। इसकी तुलना उनके अपने शरीर से कैसे की जा सकती है जो सैकड़ों या हजारों वर्षों से संयमित था। उसे नहीं पता था कि इसे फिर से उगाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि वह मरने वाला है। भीतर के हॉल से एक ठंडी आवाज आई। एक सियान आकृति एक पल में बिजली के सियान बोल्ट की तरह उसमें से उछली। दुबले पतले युवक ने यह दृश्य देखा। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। शिकारी और शिकार के बीच का रिश्ता अचानक उलट गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी थोड़ी सतर्कता दिखाई देने लगी। उसे यह भी शक था कि वांग शी और इस युवक ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। वांग शी की प्रतिष्ठा लंबे समय से सड़ी हुई थी। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जिस कारण से वह मदद करने को तैयार था वह उसकी अत्याचारी ताकत पर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर वह पूरी ताकत लगा देता तो वह वांग शी से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता। यहाँ तक उन्होंने वांग शी को भी हल्के से दबा दिया, इसलिए उनका मानना कि वांग शी उन पर कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगी।
लेकिन संक्षेप में उन्होंने वांग शी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। एक बार जब उन्हें गुप्त तकनीक मिल गई तो वे वांग शी से अलग हो गए। दिन रात इतने जहरीले सांप के साथ रहना बहुत थकाने वाला काम था। उसे हर समय पहले पर रहने की जरूरत थी। कौन जानता था कि वर्तमान स्थिति ऐसी होगी। हालांकि वह वर्तमान में यांत्रिक जानवर के खिलाफ सामना कर रहा था। मूल रूप से वह केवल यांत्रिक जानवर को मुश्किल से पकड़ सकता था। अब जब उसका ध्यान भंग हो रहा था तो उसे कुछ बार मारा गया और उसे लगभग उड़ते हुए भेज दिया गया। ये जिवेन ने अपनी आंखों में संदेह और संदेह देखा। उसने अपने दिल में आह भरी। वैंग शी की प्रतिष्ठा वास्तव में खराब थी। यहाँ तक उसके साथियों को भी उस पर भरोसा नहीं था। फिर वह मुस्कुराया, सफेद दांतों की एक पंक्ति को प्रकट करते हुए, और कहा, आपको लगता है कि मैंने आपके खिलाफ साजिश रचने के लिए उसके साथ साठगांठ की। इस समय वांग शी ने बाघ के आकार के यांत्रिक जानवर से भी सावधानीपूर्वक परहेज किया, जो एक छोटे से पहाड़ के आकार का था और हॉल से बाहर कूदने वाला था। तुम जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये जिवेन ने एक दिव्य प्राणी की तरह कदम रखा। उसका फिगर तुरंत दरवाजे की ओर चला गया, वांग शी की तुलना में बहुत तेज। उसके हाथ में दीप्तिमान लंबा ब्लेड भयंकर रूप से जल रहा था और उसने उसे काट डाला। शुआ, लंबी कृपाण तेज और सटीक थी। यह सीधे वांग शी पर गिरा, जो हॉल से बाहर निकलने ही वाला था। वांग शी बहुत खुश था। जब तक वह इस शापित महल से बच सकता था तब तक वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता था। इस महल में वह अपनी गति का खुलकर प्रदर्शन नहीं कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, ये जिवेन की जलती हुई लंबी ब्लेड पहले ही कट चुकी थी। उसके पास पलटवार करने का समय नहीं था और वह केवल अपने सभी बचावों को बढ़ा सकता था। लेकिन ये जिवेन के कृपाण आभा के तहत ये बचाव बेकार लग रहे थे। उन्हें तुरंत काट दिया गया और उसके शरीर पर बेरहमी से काट दिया गया। टकराना, तेज आवाज निकली। कृपाण आभा उसके शरीर पर कट गई, लगभग उसके पूरे शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। यदि यह उसके शरीर पर आंतरिक कवच और रक्षात्मक उपकरणों के लिए नहीं होता तो वह पहले ही 2 हिस्सों में कट चुका होता। तेज आवाज और हरकत ने तुरंत कई लोगों का गुप्त ध्यान आकर्षित किया। किसी को पता होना चाहिए कि यह महल मूल रूप से यांत्रिक जानवर की वजह से कई लोगों की नज़र में एक वर्जित जगह थी। हर कोई पहचान सकता था कि यह कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र का एक यांत्रिक जानवर था। केवल उन्हें ही नहीं, एक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी प्रवेश करने के बाद बाहर खदेड़ दिया गया था। इसलिए यह स्थान कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक निषिद्ध स्थान बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अंदर की चीजों को कितना चाहते थे, उन्होंने इस भयंकर जानवर को उकसाने की हिम्मत नहीं की। बाद में वांग शी एक उग्र व्यक्ति था जो बाहर किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, और इसे आम लोगों द्वारा निषिद्ध स्थान के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। वांग शी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। साधारण लोग इस भयंकर व्यक्ति से मिलना तक नहीं चाहते थे। यहाँ तक कानून के क्षेत्र के जानकारों पर भी उनके द्वारा पीछे से हमला किया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा था, और वह अधर्मी भी था। उन्होंने विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी परवाह नहीं की। इस समय उसे कृपाण द्वारा जमीन पर गिराए जाने को देखकर वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वांग शी लंबे समय से प्रसिद्ध थे। बहुत से लोगों ने उस पर अपने दांत पीस लिए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि उसने हमेशा कमजोरों को तंग किया था। यहाँ तक अगर वह एक कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ को उकसाता है तो वह सीधे तौर पर कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डालेगा जब वह एक हताश स्थिति में होगा। इसलिए यद्यपि बहुत से लोगों ने उस पर अपने दांत पीस लिए, फिर भी वे उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। उन्होंने उसे अब तक मुक्त और बेरोक-टोक रहने दिया, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में उसे इतनी दयनीय स्थिति में देखा और लगभग किसी के द्वारा मार डाला गया। यह व्यक्ति कौन है? क्या यह बहुत भयानक नहीं है? वह वास्तव में एक कुत्ते की तरह पीटा गया था। उद्धरण चिन्ह। क्या वह व्यक्ति ये जिवेन नहीं है? यह वही है, यह सही है। कुछ दिनों पहले मैंने उसे वांग शी द्वारा एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा करते हुए देखा था। यह अचानक विपरीत कैसे हो गया? वे वहां से बाहर आ गए। महल तो वांग शी कुछ दिनों से ये शिवेन की वजह से बाहर इंतजार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। उस मामले में क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिवेन का वहां अचानक से सामना हुआ हो? अन्यथा वह इतना भयानक कैसे हो सकता था? हर कोई अचानक शोरगुल हो गया। हालांकि ये जिवेन भी प्रसिद्ध था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से वांग शी की तरह कुख्यात नहीं था, इसलिए उसे किसी से छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। बस इस छोटी सी बात के आधार पर वे बहुत सी धारणाएं बना सकते थे। लेकिन जाहिर है, इस तथ्य को छोड़कर कि इस महल में ये जिवेन की कुछ आकस्मिक मुलाकात हुई थी, बाकी सब कुछ मूल रूप से सही था। वास्तव में ऐसा नहीं था कि ये शिवेन इस महल की चीजों को छूना नहीं चाहता था, लेकिन अगर उसने वास्तव में इसे छुआ तो उसे डर था कि यह यांत्रिक जानवर वास्तव में पृथ्वी के छोर तक उसका पीछा करेगा। यहाँ तक एक शिवेन को भी इस मशीनी जानवर को हराने का पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए यहाँ अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी।
इस समय वह युवक जो अभी भी यांत्रिक जानवर के खिलाफ लड़ रहा था, अचानक समझ गया कि एक शिवेन का क्या मतलब है जब उसने कहा कि वह उनसे अकेले निपट सकता है और साठगांठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत क्रूर था। वह वांग शी की ताकत को अच्छी तरह जानता था। वह उसके जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं था। हालांकि वांग शी ये जीवेन के हाथों की कठपुतली की तरह थी। उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई। यह उनके लिए एक बड़ी उत्तेजना थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बचना चाहता था, लेकिन इस यांत्रिक जानवर के उलझाव से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक वह कुछ उदास हो गया। कैसे इस महल में 3 लोग थे, लेकिन इसने केवल उसे निशाना बनाया और ये शिवेन उससे कहीं अधिक खतरनाक खतरा लग रहा था। हालांकि इस यांत्रिक जानवर ने उसकी ओर आंख मूंद ली और उसे जाने दिए बिना उसे घूरता रहा। ये जीवेन ने संकोच नहीं किया और एक बार फिर अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में आग लगने वाला लंबा ब्लेड और भी तीव्र हो गया। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं जियांग हाओ के लिए काम कर रहा हूं। यह देखकर कि ये जीवेन फिर से हमला करने वाली थी, वांग शी चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। जियांग हाओ, वह वास्तव में जियांग हाओ के लिए काम कर रहा है। इस विस्फोटक समाचार को सुनकर जो लोग चुपके से देख रहे थे वे सहसा चौंक उठे। इस बार जो योद्धा इस छोटी सी दुनिया में आए उनमें से ज्यादातर हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम के विशेषज्ञ थे। वहां भी कुछ पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के जीनियस थे जो हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम इनिशियल विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इसके अलावा कुछ कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी आए। उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत कृषक थे। इनमें से कुछ ही लोगों को श्रेष्ठ भी माना जाता था। जुआनयांग सागर क्षेत्र का गोंगसुन जुनहाओ उनमें से एक था और ब्लू मून सागर क्षेत्र का जियांग हाओ भी उनमें से एक था। लोगों के इस समूह में वे सबसे अच्छे थे। हालांकि वे सभी कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, फिर भी ये लोग सबसे ऊपर थे। कई बड़े समुद्री क्षेत्रों में एक प्रतिद्वंद्वी को खोजना कठिन था। जब तक 4 प्रमुख समुद्री क्षेत्रों की तरह एक विशाल राक्षस नहीं होता, तब तक कोई ऐसा अस्तित्व हो सकता है जो उन्हें दबा सके। कोई सोच सकता है कि यह सुनकर हर कोई कितना चौंक गया होगा। वांग शे हमेशा क्रूर और निर्दयी रहा था। वह कुख्यात था। बहुत से लोग उसके हाथों पीड़ित हुए थे और उसके हाथों गिरे थे। यदि वह जियांग हाओ के लिए काम कर रहा होता तो क्या ये चीजें जियांग हाओ द्वारा आदेशित नहीं की जाती? अगर यह खबर फैलती तो बहुत बवाल हो जाता। यहां तक जेड मून सी एरिया भी इतने लोगों के गुस्से का सामना नहीं कर पाएगा। अतीत में वांग शी का कोई संप्रदाय नहीं था और वह दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वह उन लोगों को उत्तेजित नहीं करता था जो उसे पीट सकते थे, परंतु जिन्हें वह भड़काता था वे उसे हरा नहीं सकते थे। यही कारण है कि वह इतना अहंकारी और निरंकुश था। वांग शी को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। अगर जियांग हाओ ने ऐसा किया होता तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ी होती। सभी ने अपनी सांसें थाम ली और मैदान में 2 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। जियांग हाओ, इस मामले में जियांग हाओ कैसे शामिल थे? ये जीवेन की भौहें तन गईं। अगर यह मामला जियांग हाओ से जुड़ा होता तो चीजें मुश्किल हो जाती। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बकवास नहीं कर रहे हैं? ये जीवेन ने कुछ देर सोचा और कहा। वह भरोसेमंद नहीं थी। वह मौत के कगार पर किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। ये जीवेन पहले कभी जियांग हाओ के खिलाफ नहीं लड़े थे, इसलिए उन्हें अपनी ताकत का पता नहीं था। ये शिवेन परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। यह देखकर कि ये शिवेन के आराम करने के संकेत दिख रहे थे, वांग शी ने तुरंत राहत की सांस ली। इस समय वह जियांग हाओ के सामने किए गए गंभीर व्रत के बारे में पहले ही भूल चुका था। कैसी वफादारी, क्या गोपनीयता! इस महत्वपूर्ण क्षण में इनमें से कोई भी उनके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। इस समय जियांग हाओ का सारा डर उसके दिमाग पर हावी हो गया था। वर्तमान ये जीवेन जियांग हाओ की तुलना में 100 गुना अधिक भयानक था, क्योंकि जियांग हाओ पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे बड़ी संख्या में रक्तपात और स्वर्गीय खजाने की आवश्यकता है। इसलिए उसने मुझे लूटने का आदेश दिया। इस समय जीवित रहने के लिए वांग शी ने सब कुछ कबूल कर लिया। इस समय हर कोई चिल्लाया। सबसे पहले यह जियांग हाओ था जिसने किसी को ऐसा करने का आदेश दिया था। दूसरे, यह इसलिए था क्योंकि जियांग हाओ उत्कृष्ट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने वाले थे। सभी के लिए निस्संदेह यह एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच हालांकि उच्च और निम्न प्रतिष्ठा थी और हर किसी का अपना पसंदीदा था। अब तक उन्होंने मूल रूप से कहा कि वे केवल ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के पहले स्वर्ग में थे, जबकि जियांग हाओ वास्तव में दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करें। कोई कल्पना कर सकता है कि जियांग हाओ की प्रतिभा कितनी उत्कृष्ट थी। क्या आपके पास कोई सबूत है? ये जीवेन ने पूछा। मेरे पास सबूत है। वांग शी ने जल्दी से एक जेड पेंडेंट निकाला और कहा, यह जेड पेंडेंट मुझे खुद को बचाने के लिए दिया गया था। जब तक मैं इसे कुचलता हूं, मैं अपने लिए एक विपत्ति को रोकने के लिए उसकी मूल आत्मा के एक धागे को बुला सकता हूं। उनका मन अनगिनत योजनाओं और भूखंडों से भरा हुआ था।
उनके लिए ऐसी अवस्था के लिए मजबूर किया जाना एक बहुत बड़ा अपमान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पहले ही वह सब कुछ कबूल कर लिया था जिसके बारे में उसने सोचा था। भविष्य में वह निश्चित रूप से जेड क्रिसेंट सागर क्षेत्र की अंतहीन खोज का सामना करेगा। वांग शी को डर था कि ये जिवेन उस पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने जल्दी से जेड लटकन को कुचल दिया। जेड पेंडेंट में एक प्रतिभा बह गई और एक सीधी आकृति सबके सामने आ गई। एक बैंगनी बागे में एक सुंदर आदमी को प्रकट करते हुए चमक फैल गई। जियांग हाओ, वह वास्तव में जियांग हाओ है। इस समय भीड़ में ऐसे लोग थे जिन्होंने जियांग हाओ को पहले देखा था। जब उन्होंने यह आकृति देखी तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह सुंदर आदमी वास्तव में जियांग हाओ था। ब्लू मून सागर क्षेत्र में विशेषज्ञों की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जियांग हाओ ज्वार जैसी भयानक आभा के साथ दिखाई दिए। उसकी आंखें चांदी ग्रे थीं, जैसे चमकीला चांद। वे सी रेस की रक्तरेखा से आए थे और वे आम इंसानों से बिल्कुल अलग दिखते थे। वांग शी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जियांग हाओ ने वांग शी पर नजर डाली, फिर ये जिवेन पर नजर डाली। क्या आप इस आधे अधूरे कानून के घोषणापत्र के दायरे से भी नहीं निपट सकते? बेकार। उसने ये जिवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वांग शी ने शून्य में जियांग हाओ की छाया को अजीब तरह से देखा, क्योंकि यह तथ्य था कि वह ये जिवेन का विरोधी नहीं था। हालांकि क्या यह व्यक्ति उसके सामने आधे अधूरे कानून के दायरे का एक साधारण स्वामी हो सकता है? यह सोचकर वह जियांग हाओ की आभासी छाया को बुरी तरह घूरने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक वह जियांग हाओ को यह देखने नहीं देगा, लेकिन यह सब ये जिवेन की आंखों में गिर गया। आप जियांग हाओ हैं? ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए अपने सामने परछाई को देखा। उस मामले में यह आदमी झूठ नहीं बोलता था, आप वास्तव में उसके पीछे के मास्टरमाइंड हैं। तुमने वास्तव में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। जियांग हाओ अचानक क्रोधित हो गए। आप शायद इस लड़के से हार गए। आप जीवन के लिए लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं, इसलिए आपने मुझे बेच दिया। जियांग हाओ बहुत होशियार था। हालांकि यह केवल एक मूल आत्मा, एक छाया थी, वह लगभग तुरंत वर्तमान स्थिति का न्याय कर सकता था। वांग शी ने जीवित रहने के लिए उसे बाहर बुलाया था। इसे भूल जाओ, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो कोई भी इसे देखेगा उसे मरना होगा, जियांग हाओ ने ठंडेपन से कहा। उसकी नज़र न केवल ये जिवेन पर पड़ी, बल्कि कई लोगों पर भी पड़ी जो बगल में देख रहे थे। जाहिर है उन्होंने अपने अस्तित्व पर ध्यान दिया था। सभी को अचानक ठिठुरन महसूस हुई। इतना क्रूर हृदय, वह वास्तव में उन सभी को एक झटके में पकड़ना चाहता था। यह उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहा था। और इन लोगों में सबसे पहले ये जिवेन को चोट लगी थी। यह राजा नाग से भी संबंधित था। जियांग हाओ की नज़र में किंग स्नैक सिर्फ एक कुत्ता था। जब कुत्ता बूढ़ा और कमजोर हो जाता था और लोगों को काट नहीं सकता था, तो वह अवसर पाकर उसे मार डालता था और कुत्ते का मांस खाने के लिए देता था। वांग वह इस बारे में भी बहुत स्पष्ट थी कि जियांग हाओ क्या सोच रहा है, लेकिन उसके भी इरादे नेक नहीं थे। वह बहुत स्पष्ट था कि ये जिवेन कोई साधारण मजबूत दुश्मन नहीं था और जियांग हाओ भी एक अच्छा इंसान नहीं था। उन दोनों के मौत से लड़ने की संभावना थी और उस समय उसके पास इसका लाभ उठाने का अवसर होगा। बस आत्मा की एक इच्छा, तुम मेरे सामने अभिमान करने की हिम्मत कैसे करोगे? ये जिवेन ने उपहास किया, उसे उग्र बने रहने का कोई मौका नहीं दिया। वह सीधे आगे बढ़ा और अचानक एक मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी बल फैल गया, एक भयानक तूफान बना जो सीधे मौलिक आत्मा की इच्छा की ओर फटा, इसे सीधे मारना चाहता था। हालांकि आत्मा का यह वार केवल आत्मा का एक वार था, अलग होने के बाद यह वास्तव में जियांग हाओ से अलग नहीं था। मौत को प्रणाम। जियांग हाओ अचानक आग बबूला हो गया, मानो उसे ये शिवेन ने उकसाया हो। उसने हमला करने की पहल नहीं की, लेकिन ये जिवेन ने वास्तव में हमला करने की हिम्मत की। क्या यह उसके चेहरे पर एक तमाचा नहीं था? हालांकि जियांग हाओ केवल अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसकी ताकत प्रथम श्रेणी की थी। उसकी उंगलियां तुरंत चांदनी से चमक उठीं और उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। एक गोल चांद नीचे गिर गया था और वही एक शिवेन को मारना चाहता था। बूम! मुट्ठी और हथेली टकराए, सीधे हवा की असीम लहरें उठीं, पागलों की तरह लहरों की परतें उड़ीं, सभी दिशाओं में उड़ गईं। इतना मजबूत, क्या यह जियांग हाओ का प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल फॉलिंग मून पाम हैकिंग विनती है कि हथेली तकनीक का यह सेट असीम रूप से शक्तिशाली है। जियांग हाओ के हाथों में यह और भी अजेय है, एक मैच को पूरा करना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। बस आत्मा का एक टुकड़ा इतना अत्याचारी है, क्या यह जियांग हाओ वास्तव में इतना मजबूत है? हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि वे पहले से ही जियांग हाओ की हत्या की सूची में थे और इस समय तुरंत बचना सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए, लेकिन वे अभी भी अपने दिलों में जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सकते थे। एक के बाद एक, उनके पास था जाने का कोई इरादा नहीं है। यदि ये जिवेन जियांग हाओ को रोक सकती है तो वे ठीक होंगे, लेकिन यदि वह नहीं कर सका तो आज उनकी मृत्यु का दिन होगा। हालांकि जियांग हाओ की आत्मा की इच्छा की तुलना में हर कोई ये जिवेन के बारे में अधिक आशावादी था। आखिरकार उन्होंने ये जिवेन की ताकत देखी थी,
लेकिन जियांग हाओ की ताकत केवल किंवदंतियों में थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियांग हाओ कितना भी मजबूत क्यों न हो, आत्मा की एक इच्छा केवल भावना की एक इच्छा थी। यह प्राकृतिक आदेश को कैसे टालने में सक्षम हो सकता है। ये जिवेन ने अभी अभी जियांग हाओ की आत्मा को छुआ था और तुरंत पता चला कि यद्यपि यह केवल आत्मा का एक छोटा सा अंश था, जियांग हाओ की ताकत वास्तव में असाधारण थी, वांगशी से भी अधिक अत्याचारी। यदि यह पिछला ये जिवेन होता तो जबरन इस हथेली को झेलता तो परिणाम बहुत बड़ा राग नहीं होता, भले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया हो, यह एक राग का बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन पिछले ये जिवेन की ताकत की तुलना में यह बस धरती को हिला देने वाली थी। यह देखकर कि पंच काम नहीं कर रहा था, ये शिवेन को कोई अवसाद नहीं था, इसके बजाय उसने और अधिक भयानक गति और ताकत से एक और मुक्का मारा। जियांग हाओ की अभिव्यक्ति भी थोड़ी अजीब थी, उनकी आंखें भी अविश्वास से भरी थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि यद्यपि यह केवल उसकी आदिम आत्मा का एक कतरा था, वास्तव में उसकी अपनी गुप्त तकनीक थी। इसीलिए भले ही यह उनकी आदिम आत्मा का एक कतरा था, लेकिन यह उनके मूल शरीर से कमजोर नहीं था। दूसरे शब्दों में, भले ही मूल शरीर व्यक्तिगत रूप से आया हो, यह उसे एक चाल में नीचे नहीं ले जा सकता था। और जो बात और भी अतिशयोक्तिपूर्ण थी वह यह थी कि ये जिवेन कानून के आधे चरण के दायरे में केवल एक योद्धा थी। इतना छोटा किरदार, आमतौर पर वह इतने छोटे किरदार पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब उन्हें इसे गंभीरता से लेना था। कोई आश्चर्य नहीं कि कचरा वांगशी उसे हरा नहीं सका, इस बच्चे के पास वास्तव में कुछ कौशल थे। लेकिन यह कुछ ही कौशल थे। आत्मा की फुर्ती तुरंत ठंडी सूंघने लगी और ताड़ की छाया, हवा की तरह, अचानक एक शिवेन की ओर झुक गई। यह एक और पूर्णिमा थी। वह वास्तव में इस तरह की हथेली तकनीक अवधारणा को आकस्मिक रूप से बाहर निकालने में सक्षम था। कोई कल्पना कर सकता है कि ताड़ तकनीक की उसकी खेती कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई थी। हालांकि यह थोड़ा घमंडी था, खेती के मामले में यह वांगशी से बहुत ऊपर था। आत्मा के इस वार से यह देखा जा सकता था कि उसकी ताकत बहुत भयानक थी। हर एक ताड़ का प्रहार स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत होता था। ये जिवेन ने एक मुक्का मारा, अंतहीन रक्त क्यूई को पार करते हुए, और एक राक्षसी हवा की लहर दौड़ा दी। दोनों दो राक्षसी भयंकर देवताओं की तरह थे, एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे थे और सीधे हवा में लड़ रहे थे। बूम बूम बूम, दोनों के बीच लड़ाई के बाद सभी दिशाओं में बमबारी हुई। हॉल में यांत्रिक जानवर पहले से ही असहज महसूस करने लगा था। यह अपने सामने वाले व्यक्ति से बहुत ऊपर दो भयानक प्रभामंडल महसूस कर सकता था। तर्क के अनुसार ये दो लोग एक बड़ा खतरा थे और यह तुरंत घबराने लगा। इन दो लोगों के आने से पहले उसे सामने वाले को छुड़ाना था। इसी दौरान दुबले पतले युवक को अचानक चोट लग गई। वह मूल रूप से इस बाघ के आकार के यांत्रिक जानवर का विरोधी नहीं था, और अब इस यांत्रिक जानवर के प्रयासों के तहत वह और भी अधिक फैला हुआ था। जल्द ही वह और अधिक समय तक नहीं टिक सका और एक बचाव का रास्ता खुल गया। यह यांत्रिक जानवर, जो एक लड़ने वाली मशीन के रूप में पैदा हुआ था, ने तुरंत इस अवसर को जब्त कर लिया और सीधे उसके शरीर पर पंजा बना दिया। टकराना, उसका शरीर घटनास्थल पर ही नष्ट हो गया था और यह ज्ञात नहीं था कि उसकी कितनी पसलियां टूटी हुई थीं। उसके आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ मिश्रित रक्त का एक कौर छिटक गया। उसने जमीन पर जोर से मारा और फर्श की टाइलों पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि इससे पहले कि वह मुड़ पाता, यांत्रिक जानवर सीधे छलांग लगाकर उसके शरीर पर आ गिरा। वह चिल्लाया और रक्त सीधे बाहर निकल आया। इस बाघ के आकार के यांत्रिक जानवर के पूरे शरीर पर छींटे पड़ गए। उसके शरीर को पहले से ही नुकीले पंजों से छेद दिया गया था, और यह यांत्रिक जानवर भी बेहद उदासीन था, जैसे कि वह बिल्कुल भी नहीं हिलता था। बूम बूम बूम, ये जिवेन और जियांग हाओ की लड़ाई अभी भी जारी थी। किनारे पर बाघ के आकार का यांत्रिक जानवर अभी भी धीमी आवाज में दहाड़ रहा था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी लड़ाई पहले ही महल छोड़ चुकी थी। हालांकि यह बहुत दूर नहीं था इस बाघ के आकार के यांत्रिक जानवर के लिए। जब तक यह महल से बाहर कदम रखता, तब तक यह इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं थी। यह केवल धीमी आवाज में दहाड़ता रहा, उन दोनों को दूर रहने की चेतावनी देता रहा। अन्यथा यह किसी भी समय मार्शल टूल से हमला कर सकता है। वे दोनों समझ गए कि बाघ के आकार का यह यांत्रिक जानवर कितना भयानक था। उनका इरादा इसे भड़काने और विरोधी के खेमे में जबरदस्ती घुसाने का नहीं था। हालांकि यह जानवर एक जीवित प्राणी नहीं था, यह औसत जीवित प्राणी की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। एक बार जब उसने अपनी ताकत को उजागर कर दिया, तो वह वास्तव में मृत्यु से नहीं डरेगा। यहां तक अगर यह उसी दायरे में एक प्रतिद्वंद्वी था, तब भी यह फटा हुआ होगा। ये जिवेन देख सकते थे कि आत्मा का यह धागा बिल्कुल भी सरल नहीं था। यह शायद कोई साधारण तकनीक नहीं थी। आत्मा के एक धागे को तोड़ना और उसे भीतर सील करना एक ऐसी तकनीक थी जिससे एक शिवेन परिचित थी। हालांकि आत्मा का एक धागा केवल आत्मा का एक धागा था। यह बहुत अत्याचारी नहीं हो सकता। यह एक प्रसिद्ध तथ्य था।
ये जिवेन की वर्तमान ताकत के साथ आत्मा का एक धागा जो अलग हो गया था, मोटे तौर पर एक पारलौकिक क्षेत्र की ताकत होगी। हालांकि कुछ विशेष तकनीकें थीं जो आत्मा के इस धागे की ताकत को मुख्य शरीर के समान स्तर तक बढ़ा सकती थीं। कुछ प्रमुख ताकतों के पास ऐसी तकनीकें थीं। आमतौर पर वे ऐसी तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले, कीमत अपेक्षाकृत अधिक थी। दूसरे, आत्मा का यह किनारा थोड़े समय के लिए ही मौजूद रहेगा। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। आत्मा के पास भौतिक शरीर नहीं था। यह जिस ऊर्जा का उपभोग कर सकता था वह आत्मा से ही थी। ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास एक भौतिक शरीर था। उदाहरण के लिए, यदि ये जिवेन का मुख्य शरीर यहाँ होता तो चाहे वह कितनी ही ऊर्जा का उपभोग कर ले, उसका तानत्यन लगातार उसकी भरपाई करता रहेगा। हालांकि इस तरह की भावना नहीं की जा सकती थी। एक बार जब यह अपनी सबसे मजबूत युद्ध स्थिति में प्रवेश कर जाता है तो यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। यदि वह थोड़े समय में अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त नहीं कर सका तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके सामने मूल आत्मा की छटपटाहट शायद ऐसी ही थी। वांग शी के अभी अभी के शब्दों से वह यह निर्धारित कर सकता था कि चूंकि जियांग हाओ अभी भी ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह कितना मजबूत था इसकी एक सीमा थी। मूल आत्मा के एक छोटे से अंश के इतना प्रबल होने के लिए यह कल्पना की जा सकती है कि उसने किसी गुप्त तकनीक का उपयोग किया होगा। और उसके लिए वांग शी को इस तरह की प्राइमर्डियल स्पिरिट जेड पेंडेंट देने के लिए यह कल्पना की जा सकती है कि वह वांग शी को बहुत महत्व देता है, या यूं कहें कि वह उस संपत्ति को महत्व देता है जिसे वांग शी ने लूटा था। इस अवधि के दौरान वांग शी की प्रतिष्ठा कुख्यात कही जा सकती है। हर कोई उससे नफरत करता था। यह देखा जा सकता है कि उसने कितने लोगों को लूटा और इनमें से अधिकांश जियांग हाओ के हाथों गिर गए। उसके लिए यह संसाधनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह वांग शी को इतना महत्व देता था। ये विश्लेषण केवल एक पल के लिए ये जिवेन के दिमाग में था। उसने इसका पता लगा लिया। उसका पूरा मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। इस मामले में आत्मा के इस खतरे से डरने की कोई बात नहीं थी। इसके विपरीत वह यह जानने का अवसर ले सकता था कि उसका मुख्य शरीर कितना शक्तिशाली था। चूंकि दोनों पक्ष पहले ही मिल चुके थे और ये जिवेन उसके पक्ष में एक कांटा था जिससे वह छुटकारा पाना चाहता था, तो दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास अपूरणीय होना चाहिए। इस समय स्वयं को और शत्रु को जानना ही विजय सुनिश्चित करेगा। हालांकि एक शिवेन आत्मविश्वासी था, लेकिन वह बहुत आत्मजागरूक भी था। वह आंख बंद करके अहंकारी नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक शिवेन ने उम्मीद की थी। हालांकि आत्मा के इस धागे का हमला अभी भी भयंकर था, लेकिन इसका शरीर धीरे धीरे पतला होने लगा था। ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह अधिक से अधिक पारदर्शी होता जा रहा है। ये सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण थे कि यह समाप्त होने वाला था। यह सिर्फ आत्मा का एक कतरा है। यह अब फैलने वाला है। एक शिवेन ने उपहास किया और अपना आक्रमण बढ़ा दिया। उसकी मुट्ठी की गति एक लहर की तरह थी, एक के बाद एक मुके। यह निरंतर था, लगभग इस भावना के धागे को एक हताश स्थिति में मजबूर कर रहा था। आप वास्तव में मजबूत हैं। हाफ स्टेप लॉ फेज दायरे में मैंने आपसे ज्यादा मजबूत किसी को नहीं देखा है, लेकिन यह अंत है। इस समय जियांग हाओ ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ा। ये जिवेन ने सोचा कि वह कुछ परम कौशल जारी करने वाला था और सावधान रहने वाला था। हालांकि उसने देखा कि उसने तुरंत सैकड़ों मोहरों को चुभो दिया। उसका शरीर अतुलनीय प्रकाश से जगमगा उठा और उसके शरीर से प्राचीन शास्त्रों के जाप जैसी आवाज निकली। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या हो, नष्ट कर दो, ये जिवेन चिल्लाया और उसकी मुट्ठी सितारों की शक्ति में बदल गई। ताकतवर ने स्टार नदी की एक पूंछ खींची और जियांग हाओ की ओर विस्फोट किया। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कौन सी चाल थी जिसे उसे बाधित करने की आवश्यकता थी। पालने में कोई भी खतरा हमेशा एक शिवेन की शैली में था। जैसे ही ये जिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा जियांग हाओ के शरीर से टकराने वाली थी, जियांग हाओ के शरीर पर प्रकाश तरंगों का एक घेरा दिखाई दिया जो उसके भीतर उसकी रक्षा कर रहा था। ये शिवेन उसे छू भी नहीं सकती थी। पहली ऊर्जा के इन प्रकाश तरंगों के संपर्क में आने के बाद यह वास्तव में ढह गई और फैल गई। और इस समय आकाश से एक दरार आई और उसमें से एक शक्तिशाली शक्ति सीधे आत्मा के उस धागे में उड़ेल दी। आत्मा का वह किनारा जो मूल रूप से गायब होने वाला था, धीरे धीरे भरने लगा। उसकी आंखें और तेज हो गईं और उसके शरीर की आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई। टेलीपोर्टेशन स्किल। ये जिवेन की आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। कोई वास्तव में जियांग हाओ को हवा के माध्यम से कौशल का टेलीपोर्टिंग कर रहा था। अचानक जियांग हाओ की आत्मा जो गिरने वाली थी, ठीक हो गई। तुम वहां पर, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हें मरना होगा। यदि तुम मुझे अपमानित करते हो तो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। दरार के दूसरी तरफ से वैसी ही ठंडी आवाज आई। यह बिल्कुल जियांग हाओ की आवाज जैसी ही थी। जो व्यक्ति उसे टेलीपोर्टिंग कौशल दे रहा था वह खुद जियांग हाओ निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग हाओ की आत्मा इतनी जल्दी ठीक हो गई।
इसके अलावा यह बिना किसी बाधा के शक्ति को अवशोषित कर सकता है। यह पता चला कि यह मूल रूप से एक ही शरीर के दो पहलू थे। स्वाभाविक रूप से इसे अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं थी। तुम मर रहे हैं। जियांग हाओ की आत्मा ने ये शिवेन को उदासीनता से देखा। उसके शरीर की आभा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यह मूल रूप से बहुत अत्याचारी था। कौशल प्राप्त करने के बाद यह अप्रत्याशित रूप से अधिक अत्याचारी हो गया। जल्द ही यह अपनी ताकत के मूल महत्वपूर्ण बिंदु को पार कर गया और उच्च स्तर की ओर बढ़ गया। यह क्या बकवास है, रहस्यमय होने का नाटक। ये जिवेन अविचलित रही। वह ठंड से चिल्लाया और उसके हाथ में एक रोशनी दिखाई दी। लाइटसेबर मध्य हवा में अनगिनत लाइटसेबर में विभाजित हो गया और फिर लाइटसेबर के साथ 90 डिग्री का कोण बना। लाइटसेबर की मूठ लाइटसेबर से टकराए। दूर से देखने पर अनगिनत लाइटसेबर्स ने वास्तव में एक स्वॉर्ड लॉर्ड्स का गठन किया। इस तलवार कमल में स्वॉर्ड की का भयानक उतार चढ़ाव था। जियांग हाओ का रंग थोड़ा बदल गया। वह एकदम गंभीर हो गया। उसे इस तलवार कमल से गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहिए। और इसी समय ये शिवेन ने हमला किया। तलवार कमल तुरंत बह गया और प्रकाश की किरण में बदल गया। हालांकि यह जियांग हाओ की भावना के उद्देश्य से नहीं था। इसके बजाय इसने सीधे दरार के दूसरी तरफ जियांग हाओ के शरीर पर बमबारी की। ये जिवेन वास्तव में हवा के माध्यम से जियांग हाओ के शरीर को मारने का इरादा रखते थे। चूंकि वह जियांग हाओ की मूल आत्मा को शक्ति को अवशोषित करने से नहीं रोक सका, वह अपनी मूल आत्मा को समाप्त कर देगा। जब तक वह अपनी मूल आत्मा को हटाता है, यह एक घड़े में कछुए की तरह होगा। उसके लिए बचना असंभव होगा। इस बात को समझने वाले हर कोई चिल्लाया। ये जिवेन वास्तव में दुस्साहसी थी। किसी को पता होना चाहिए कि दरार के दूसरी तरफ का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध जियांग हाओ का शरीर था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो वह और क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। पागल आदमी, सच में पागल। तलवार का कमल गड़गड़ाहट की ताली की तरह तेज गति से सीधे दरार में घुस गया। गड़गड़ाहट। दरार के दूसरी ओर से जियांग हाओ की घबराई हुई और उत्तेजित आवाज के साथ एक विशाल विस्फोट की आवाज आई। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, लड़के, तुमने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम समाप्त हो गए, समाप्त। विपरीत दिशा से जियांग हाओ की घबराई हुई और उत्तेजित आवाज आई। जाहिर है वो एक शिवेन के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पहले तो इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। कई लोगों की राय में चून की आत्मा पहले से ही इतनी भयानक थी तो शरीर का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें डर था कि यह और भी भयानक अस्तित्व होगा। इसलिए बहुत से लोगों ने यह नहीं सोचा था कि एक शिवेन सीधे शरीर को चोट पहुंचा सकती है। तब यह आत्मा जड़विहीन डिक्वीट बन जाएगी। धिक्कार है, इसे रोको। इस समय जियांग हाओ की आत्मा की इच्छा ने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की। जियांग हाओ की आत्मा की एक इच्छा के रूप में यह कैसे महसूस नहीं हो सकता है कि जियांग हाओ सिर्फ गलती से घायल हो गए थे और उनकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। वह मूल रूप से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था और अब वह अचानक एक शिवेन द्वारा घायल हो गया था। यह कहा जा सकता है कि उसे भारी नुकसान हुआ। न केवल वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, बल्कि उसकी बंद दरवाजे की प्रशिक्षण अवस्था भी अचानक टूट गई थी। उसके लिए सफलता की स्थिति को पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। यह कहा जा सकता है कि हालांकि ये जिवेन का हमला घातक नहीं था, इसने अचानक उसकी सफलता के समय को अनगिनत बार विलंबित कर दिया। वह अपने दिल में नफरत कैसे महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि यह केवल आत्मा का एक टुकड़ा था, लेकिन यह स्वयं वही था, कोई अंतर नहीं था। और इस समय आकाश में दरार भी धीरे धीरे ठीक होने लगी, जैसे कि वह कभी फटी ही नहीं थी। मूल रूप से विधि अभिव्यक्ति विशेषज्ञ इस स्थान को भेदने में सक्षम नहीं थे। वह एक गुप्त तकनीक की शक्ति पर भरोसा करके दरार को फाड़ने में सक्षम था। अब जब वह ये जिवेन की तलवार कमल से गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो फिर भी वह दरार को कैसे बनाए रख सकता था। ये जिवेन गर्व से मुस्कुराए। हालांकि वह दरार के दूसरी तरफ की स्थिति को नहीं देख सका, वह स्वाभाविक रूप से संतुष्ट था कि तलवार कमल ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि उन्होंने चुपके से अपने दिल में सतर्कता भी जगाए। वह अपनी तलवार कमल की शक्ति के बारे में स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। दफन तलवार रहस्य में सुधार किया गया था, इसलिए इसकी शक्ति पहले की तुलना में अतुलनीय थी। इसके अलावा तलवार कमल एक अधूरी बड़ी चाल थी। अगर कोई आम आदमी इसकी चपेट में आ जाता तो वह मौके पर ही फट जाता। हालांकि जियांग हाओ केवल तभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे जब उन्हें गार्ड से पकड़ा गया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि जियांग हाओ की ताकत अथाह थी। दोनों की लड़ाई देख हर कोई दंग रह गया, या यूं कहें कि वे अपनी बुद्धि से डर गए थे। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर्स के बीच लड़ाई देखी थी, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने हजारों मील दूर एक लड़ाई देखी थी। चाहे वह जियांग हाओ का दूर का सत्ता हस्तांतरण हो या हजारों मील दूर से जियांग हाओ को ये जिवेन की गंभीर चोट, वे सभी चकाचौंध थे और इसमें बहुत कुछ था। इन दो लोगों की उग्रता और शक्ति उनकी कल्पना से बहुत परे थी।
वे ठंडी हवा के एक कौर को सोखे बिना नहीं रह सकते थे। महल में नौजवानों के बीच ये दो लोग पहले ही चरम पर पहुंच चुके थे। अन्य लोग इन लोगों के सामने केवल कमजोर थे। वे येज़िवेन के बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। यह येज़िवेन वास्तव में कानून विहीन है। वह कुछ भी करने की हिम्मत करता है। जियांग हाओ कानून के दायरे के दूसरे आकाश को पार कर रहा था और उसने वास्तव में इसे नष्ट कर दिया। अब उसे एक गंभीर चोट लगी है। कानून के चरण के दायरे के दूसरे आकाश को तोड़ना तो दूर, मुझे नहीं पता कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। मुझे नहीं पता कि उसे टूटने में कितना समय लगेगा। यह कुछ भी नहीं है। अगर हम येज़िवेन की स्थिति में होते तो मुझे डर है कि हम उससे भी अधिक निर्दयी होंगे। अगर यह इस तथ्य के कारण नहीं होता कि लॉ मैनिफेस्टेशन रियल में अंतरिक्ष को फाड़ने और अंतरिक्ष को पार करने की क्षमता नहीं है, तो मुझे लगता है कि येज़िवेन निश्चित रूप से उसे मारने के लिए सीधे जियांग हाओ के शरीर में अंतरिक्ष पार करने की हिम्मत करेगी। वे सभी असाधारण लोग हैं। कौन जानता है कि येज़िवेन कहाँ से आई थी। वह इस दौरान प्रसिद्ध हो गया, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आया है। यह ऐसा है जैसे वह अचानक चट्टान की दरार से उभरा हो। कई लोग चर्चा कर रहे थे तो कई लोग अंदाजा भी लगा रहे थे कि वह कहाँ से आया है। इससे पहले ऐसा व्यक्ति अज्ञात होना असंभव था। ऐसा व्यक्ति किसी भी समुद्री क्षेत्र के शीर्ष जीनियस में से होगा। हालांकि उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आधा साल पहले येज़िवेन की ताकत इन लोगों की आंखों में देखने लायक नहीं थी। वास्तव में उनमें से कुछ येज़िवेन को आसानी से मार भी सकते थे। इसलिए येज़िवेन उनकी नज़रों में प्रसिद्ध नहीं थी क्योंकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था जो उनसे बहुत कमजोर था। इस समय जियांग हाओ की आत्मा येज़िवेन को गरिमापूर्ण भाव से देख रही थी। अभी अभी येज़िवेन के हमले से वह देख सकता था कि येज़िवेन की ताकत असाधारण थी और वह उससे भी अधिक शातिर और निर्दयी था। अगर जियांग हाओ का असली शरीर यहाँ होता तो वह जियांग हाओ को मारने में सक्षम हो सकता था, लेकिन अब यह सिर्फ आत्मा का एक टुकड़ा था, इसलिए सब कुछ परेशानी भरा होगा। आपका मूल क्या है? हमारे लिए सहयोग करना असंभव नहीं हो सकता है। इस महल में मेरा शरीर आपके साथ गठबंधन कर सकता है और अपनी ताकत से हम इस महल को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। जियांग हाओ ने येज़िवेन को देखा और पूछा, आपकी व्युत्पत्ति कहाँ से है? वह येज़िवेन की उत्पत्ति के बारे में भी सोच रहा था। मेरे मूल के बारे में पूछने के बाद तुम मुझे खोजने और मुझे मारने के लिए अपने शरीर को बाहर भेजना चाहते हो। येज़िवेन के शब्द चौंकाने वाले थे और उन्होंने वास्तव में सीधे जियांग हाओ के विचारों और योजनाओं को प्रकट किया। जियांग हाओ अचानक चौंक गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन उसके विचारों को समझेगा। हाँ, उसके पास ऐसी योजना थी। इतनी बड़ी नफरत के साथ वो कैसे बदला नहीं ले सकता था। येज़िवेन के साथ सहयोग करना तो दूर की बात है, यह बिल्कुल असंभव था। हालांकि एक कहावत थी कि कोई शाश्वत मित्र या शाश्वत शत्रु नहीं होते, केवल शाश्वत हित होते हैं। हालांकि येज़िवेन ने अपने शरीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे थोड़े समय में उसके लिए ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव हो गया था। येज़िवेन ने पहले ही उसे बहुत नाराज कर दिया था और उसके हितों में बहुत बाधा डाली थी। उन्होंने अभी यह देखा और आप उन्हें चुप कराना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति का हृदय सर्प और बिच्छू का होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं सांप और बिच्छू के साथ सहयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। येज़िवेन ने कहा, उसे अभी भी मिस्टर डोंगगुओ की कहानी याद है। वह किसी के साथ भी सहयोग कर सकता था, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को जाने नहीं दे सकता था। धत्तेरी की, जियांग हाओ ने चुपके से शाप दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी योजना वास्तव में देखी जाएगी। एक औसत व्यक्ति गहराई से आभारी होगा यदि वे उसके साथ अपनी शिकायतें दूर कर सकें। हालांकि उसका सामना येज़िवेन जैसे सनकी से हुआ था जो उससे नहीं डरती थी। क्योंकि वह भयभीत नहीं था, उसने उसके साथ मेल मिलाप करने के बारे में नहीं सोचा। स्वाभाविक रूप से इस तरह की योजना को उससे छिपाने का कोई तरीका नहीं था। चलो बस करते हैं, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। मुझे अभी भी तुम्हारा शरीर ढूंढना है और फिर भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे मारना है। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। क्या? जियांग हाओ हैरान था। तुम सच में पागल हो। यह काफी अच्छा है कि मेरा शरीर तुम्हारे साथ परेशानी नहीं देखता। तुम वास्तव में मेरे शरीर के साथ परेशानी देखना चाहते हो। जियांग हाओ की राय में वह वास्तव में अपना दिमाग खो चुका था। वह सचमुच पागल था। किसी के पास इतना पागल विचार कैसे हो सकता है? केवल जियांग हाओ ही नहीं, बल्कि वांग शी सहित अन्य लोग भी इस वाक्य को सुनकर अवाक रह गए। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन वास्तव में ऐसी योजना बना रही थी। किसी को पता होना चाहिए कि जियांग हाओ युवा पीढ़ी के बीच बिल्कुल शीर्ष पर थे। सुपर समुद्री क्षेत्र में सीमित संख्या में लोगों को छोड़कर वह पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में अनगिनत युवाओं के बीच शिखर पर खड़ा हो सकता है। ऐसे शख्स ने अपना मुंह खोला और कहा कि वह सुलह करना चाहता है। यह पहले से ही सभी की कल्पना से परे था। जैसा कि जियांग हाओ ने सोचा था, अगर वे होते तो वे पहले से ही आभारी होते।
वे उसके शरीर को खोजने और उसे मारने की हिम्मत कैसे करेंगे? हालांकि ऐसा लगता था कि येज़िवेन जियांग हाओ की आत्मा के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी, लेकिन आत्मा केवल एक आत्मा थी। ऐसा साहस उनकी कल्पना की सीमा से कहीं अधिक था। हालांकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं किया था। अगर उन्होंने येज़िवेन जैसी ताकत नहीं दिखाई तो वे जियांग हाओ के सुलह का इंतजार कैसे कर सकते थे? यहां तक अगर यह सिर्फ एक पाखंडी मेल मिलाप था तो यह असंभव होगा। झटके के बाद वांग शी फूट फूट कर मुस्कुराने लगी। ये तो सच में पागल था। उन्हें अपने जीवन में पहली बार इसका पछतावा हुआ। यहां तक जब वह मारा जाने वाला था तब भी उसे इसका पछतावा नहीं था। उसने केवल यह महसूस किया कि उसकी ताकत एक शिवेन से कम थी, लेकिन अब उसे वास्तव में पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक पागल आदमी को उकसाया था। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में ये शिवेन के विचारों को समझ रहा था। येज़िवेन ने जियांग हाओ के शरीर को मारने के बारे में सोचने की भी हिम्मत की, उसके जैसे छोटे चरित्र की तो बात ही छोड़ दें। जियांग हाओ की नज़र में वह एक कुत्ता था। वह यह कैसे नहीं जान सकता था, लेकिन येज़िवेन की नज़र में वह कुत्ते से भी बदतर था। यह वास्तव में जीवन भर एक हंस की तरह था, लेकिन अंत में एक हंस ने उसकी आंखों को चोंच मारी। येज़िवेन ने उपहास किया और कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे भी जियांग हाओ के चरित्र को देखते हुए जब तक वह ठीक हो जाता है वह निश्चित रूप से उसे मारने आएगा। ऐसे में क्यों न उसके ठीक होने से पहले ही उसे मार दिया जाए। ऐसे में पहल पूरी तरह से उन्हीं के हाथ में होगी। एक गंभीर रूप से घायल जियांग हाओ से निपटना येज़िवेन की तरह बरकरार रहने की तुलना में बहुत आसान था। क्या आपको लगता है कि मेरे शरीर में केवल इतनी ही ताकत है? हालांकि मेरे पास मूल शरीर की ताकत है, यह केवल 2 महीने पहले की बात है। अब उसके वर्तमान की तुलना में एक पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन हो गया है। जियांग हाओ ने जल्दी से कहा। उसके लहजे में घबराहट का निशान था। भले ही उसे अपने शरीर पर भरोसा था, लेकिन इस तरह के एक हत्यारे भगवान के सामने उसका दिमाग कुछ हिल गया था। वह वास्तव में येज़िवेन को डराना चाहता था, लेकिन ये शिवेन इतनी आसानी से कैसे डर सकती है? वह बचपन से ही डरा हुआ था। लंबी हवा, ये जीवेन सीधे बाहर निकली और आकाश में एक किरण में बदल गई, जियांग हाओ की ओर दौड़ी। एक पल में तलवार की रोशनी निकल गई और एक जानलेवा चाल में बदल गई, सीधे जियांग हाओ को घेर लिया। एक पल पहले की तुलना में ये शिवेन अब कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही थी। इस समय जियांग हाओ ने ऊर्जा की खपत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने सीधे तौर पर एक भयानक हमला किया। वह एक शिवेन को यहां रखना चाहता था। कम से कम वह एक शिवेन को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था ताकि उसके शरीर को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जब तक उसका शरीर बरामद हुआ उसके सामने येज़िवेन का कोई मुकाबला नहीं था। इस समय जियांग हाओ एक हताश की तरह था। सभी प्रकार के बड़े पैमाने पर विनाशकारी चालें जिनका वह उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था नष्ट कर दी गईं। तलवार की आभा और पूर्णिमा के टकराव से आकाश भर गया था। एक तलवार आभा ने एक पूर्ण चंद्रमा को तोड़ दिया, फिर तुरंत एक और पूर्ण चंद्रमा द्वारा शून्य में दबा दिया गया और इस पूर्ण चंद्रमा को तुरंत कुछ तलवार के प्रभामंडल द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया। मध्य हवा में इस तरह के भयानक टकराव जारी रहे और भयानक लड़ाई ने अधिक से अधिक स्वामी को आकर्षित किया। यहां तक इस महल में, जिसने अंतहीन समुद्री क्षेत्र में युवा पीढ़ी के शीर्ष स्वामी की एक बड़ी संख्या को इकट्ठा किया, लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में कई झगड़े नहीं हुए, अकेले ऐसी टक्कर हुई जिसे एक शीर्ष लड़ाई कहा जा सकता है। ये शिवेन और देर नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द जियांग हाओ के शरीर का पता लगाना चाहिए और भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसे मार देना चाहिए। जियांग हाओ ने येज़िवेन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपनी सभी चोटों को भी नजरअंदाज कर दिया। जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे वे मर जाएंगे। येज़िवेन के हाथ में तलवार की रोशनी दफनाने वाली तलवार में तब्दील हो गई थी। सभी जीवित प्राणियों को इस तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। हालांकि यह दफन तलवार की केवल पहली चाल थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दफन तलवार की शक्ति अन्य 2 तलवारों की तुलना में कमजोर थी। वास्तव में इसे एक भयानक और अद्वितीय शक्ति तकनीक के रूप में माना जा सकता है जब तक कि इसे ठीक से इस्तेमाल किया गया हो। उसी समय उसका बायां हाथ मोहरों को चुभता रहा और पहाड़ आसमान से गिरते रहे। यह हसनसील थी। जियांग हाओ की आंखों के सामने एक एक करके पहाड़ों के गिरने की निराशा की भावना लगातार खेल रही थी। ये शिवेन उसे बार बार पीट रही थी। येज़िवेन लगातार इन 2 चालों को बदल रही थी, जिससे वह थक गया था और एक पल पहले का आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुका था। उसने लगातार गिरती चांद हथेलियों को निशाना बनाया और पहाड़ों को उसके सिर पर गिरा दिया। हालांकि उसे येज़िवेन की अनगिनत स्वॉर्डलाइट्स का सामना करना पड़ा जिसने उसे घेर लिया था और उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, जितना अधिक आप बचाव करते हैं उतना ही आप हार जाते हैं। जियांग हाओ, जो लगातार बचाव कर रहे थे, अंत में खामियां दिखाने लगे। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था। येज़िवेन का मुकाबला अनुभव इतना समृद्ध था कि उसने तुरंत आकाश में छेद किया, सीधे अपने बचाव में छेद किया और अपनी छाती में वार किया।
जियांग हाओ की आत्मा के साथ मिलकर उसके शरीर को बनाने वाली अनगिनत जीवन शक्ति का पतन होने लगा। जियांग हाओ ने एक लंबी गर्जना की और उसकी आंखों में पागलपन का एक अंश चमक गया। फिर उसके शरीर की अनगिनत ऊर्जा पागलपन से उबलने लगी। वह आत्मदाह करने जा रहा था। आप आत्म विनाश करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तू जिवेन ने इसे एक नज़र में देखा। उसने मोर्चा संभाला और सीधे अपने बड़े हाथ से जियांग हाओ की आत्मा को पकड़ लिया। आप आत्म विनाश करना चाहते हैं? सपना देखते रहो। ये शिवेन ने एक नज़र में इसे समझ लिया। उसने मोर्चा संभाला और जियांग हाओ की आत्मा को अपने हाथ में ले लिया। वह एक नज़र में बता सकता था कि वह अपनी रक्षा करना चाहता था, लेकिन वह उसे कैसे प्रसन्न कर सकता था। उसने सीधे अपने हाथ में आदिम आत्मा को पकड़ लिया और फिर अपने हाथ की कड़ी चोट के साथ उसने जबरन इस आदिम आत्मा की चेतना को मिटा दिया। जियांग हाओ की आंखों में अचानक बादल छा गए। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और आगे नहीं बढ़ा। ये जिवेन सीधे जियांग हाओ की आत्मा की जांच करने लगी। हालांकि यह मुख्य भावना के साथ तुलनीय नहीं था और जियांग हाओ की यादें तुरंत नष्ट हो गईं जब उन्होंने आत्मविनाश किया। फिर भी कई महत्वपूर्ण यादें थीं जो ये जिवेन की आंखों में गिर गईं, जिनमें जियांग हाओ की कुछ मार्शल तकनीक और कुछ अन्य शामिल हैं। गुप्त रहस्य। सभी को अचानक थोड़ा डर लगा। उसने वास्तव में जियांग हाओ की आत्मा का सफाया करने का साहस किया और जियांग हाओ की आत्मा की गहराई में रहस्यों की जांच करना शुरू कर दिया। यह कुछ ऐसा था जो उसे सीधे कुचलने से ज्यादा नफरत को आकर्षित करेगा। यह बोधगम्य था कि दोनों पक्षों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं था। विशेष रूप से जियांग हाओ की मौलिक भावना में जियांग हाओ के कई रहस्य शामिल थे, और ये जिवेन ने एक सांस में उन सभी को देख लिया था। यही कारण था कि जियांग हाओ की मूल भावना ने यह महसूस करने के बाद आत्मविनाश का फैसला किया था कि यह ये जिवेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ये जिवेन की राय में यह कुछ भी नहीं था। मूल रूप से दोनों पक्ष पहले से ही अपूरणीय शत्रु थे, इसलिए अब उन्हें बर्दाश्त करने का कोई मतलब नहीं था। केवल स्वयं को जानने और शत्रु को जानने से ही कोई 100 युद्ध जीत सकता है। हालांकि इन चीजों को देखने के बाद ये शिवेन को थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। स्मृति से जियांग हाओ का पिछला बयान गलत नहीं था। उसके पास अपने मुख्य शरीर की ताकत हो सकती है, लेकिन वह कुछ महीने पहले की बात है। यहां तक उसे भी नहीं पता था कि जियांग हाओ का मुख्य शरीर अब कितना मजबूत हो गया है। हालांकि जो निश्चित था वह यह था कि जियांग हाओ ने कानून के चरण के दायरे के दूसरे स्तर पर कदम नहीं रखा था। जब तक उसने कानून के चरण के दायरे के दूसरे स्तर पर कदम नहीं रखा था तब तक ठीक था। अगर उसने वास्तव में कानून के चरण के दायरे के दूसरे स्तर पर कदम रखा होता तो वर्तमान ये जिवेन को भी अस्थायी रूप से उससे बचना पड़ता। भय के रूप में यह बिल्कुल असंभव था। भले ही उसने अब कानून के चरण के दूसरे स्तर पर कदम रखा हो, ये शिवेन को मारना असंभव था। अचानक वांग शी, जो जमीन पर निश्चल पड़ा था, अचानक बाहर कूद गया और प्रकाश की धारा में बदल गया। यह अज्ञात था कि उसने किस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन वह एक पल में सबकी आंखों के सामने गायब होने वाला था। छोड़ना चाहते हैं? तू, जिवेन ने ठंडेपन से सूंघा और उसके हाथ में लौ की एक गेंद जल गई। यह एक उग्र लंबे ब्लेड में बदल गया और तुरंत नीचे गिर गया। बूम! वांग शी ये जिवेन की दृष्टि के क्षेत्र से भागने ही वाला था कि ब्लेड लाइट ने सीधे उसके शरीर को काट दिया। टकराना! उसका शरीर मौके पर ही फट गया, सीधे टुकड़ों में टूट गया। वो ये जिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। उसका धन भी ये जिवेन ने उड़ा लिया। हालांकि यह उतना नहीं था जितना कि ये शिवेन ने मूल रूप से सोचा था। जियांग हाओ ने इसे विभाजित किया होगा, इसलिए केवल 10 मिलियन से कम ब्लड स्टोन बचे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वैंग शी को लूटपाट जारी रखने की जरूरत थी, क्योंकि जियांग हाओ ने बहुत जल्दी ब्लड स्टोन मांगा, जिसने उसे कई बार लूटने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसे भी अभ्यास करने की जरूरत थी। वांग शी का सिर काटने के बाद ये जिवेन तुरंत तैर गए, लेकिन वह उन गुप्त कक्षों और महलों में नहीं गए, बल्कि उस जगह का पता लगाने के लिए गए जहां जियांग हाओ की करीबी खेती थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि जियांग हाओ उस आदिम भावना के एकांत में खेती कर रहा था, फिर भी वह इस महल में था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके हाथ में अभी भी आदिम आत्मा की यह इच्छा थी। वह जियांग हाओ को खोजने के लिए आदिम भावना और जियांग हाओ के बीच विशेष संबंध का उपयोग कर सकता था। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, यह बिल्कुल भी सुराग न होने से बेहतर था। अन्यथा ये जिवेन के लिए खुद जियांग हाओ को ढूंढना असंभव होगा। चूंकि जियांग हाओ ने इस महल में बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने का विकल्प चुना था, इसलिए वह निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित और सबसे छिपी हुई जगह का चुनाव करेगा, जैसा कि ये जिवेन ने पहले किया था। वह किसी के द्वारा खोजा नहीं जाएगा। अगर ये जिवेन में यह जोश नहीं होता तो वह तुरंत जियांग हाओ की तलाश करना छोड़ देता और परिवर्तनों का सामना करने के लिए जितना संभव हो सके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता। ये जिवेन के चले जाने के बाद उसके द्वारा जियांग हाओ की आत्मा को मारने और वांग शी को मारने की खबर जल्दी से पूरे महल में फैलने लगी। कभी कभी मौखिक रूप से ही दुनिया में खबर फैलाने का सबसे तेज तरीका था इन मार्शल आर्ट मास्टर्स का उल्लेख नहीं करना जो साधना में सफल थे।
अचानक पूरे महल के सभी योद्धा दंग रह गए। किसी को पता होना चाहिए कि अगर यह केवल वांग शी था, हालांकि वह कुख्यात था, तो बहुत से लोग इस आदमी पर ध्यान देने से कतराते थे। लेकिन जियांग हाओ पूरी तरह से अलग थे। इस महल में उनकी तुलना करने वाले बहुत से स्वामी नहीं थे। शायद उन्हें एक हाथ से गिना जा सकता था। हालांकि यह केवल आत्मा का एक चुभन था। ये शिवेन आत्मा के इस चुभन को आसानी से मारने में सक्षम था, जिसने पहले ही साबित कर दिया था कि उसकी ताकत असाधारण थी। और वांग शी के जियांग हाओ के लिए काम करने की बात से भी पूरे जेड मून सी क्षेत्र में हड़कंप मच गया, खासकर उन लोगों पर जिन पर वांग शी ने चुपके से हमला किया था या जिनके दोस्त वांग शी द्वारा मारे गए थे। वे और भी क्रोधित थे और सर्वसम्मति से जेड मून सी क्षेत्र से बाहर आने और स्पष्टीकरण देने की मांग की। अगर यह सिर्फ एक या दो होता तो शायद भीड़ जेड क्रिसेंट टेरिटोरियल सी से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार जेड क्रिसेंट टेरिटोरियल सी शीर्ष बड़े पैमाने के प्रादेशिक समुद्रों में से एक था। ताकत के मामले में यह मध्यम आकार या छोटे आकार के प्रादेशिक समुद्रों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था, जिसमें अधिकांश लोग थे। जेड क्रिसेंट टेरिटोरियल सी की समग्र ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिससे वे तुलना कर सकें। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, जनता के गुस्से को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जब इतने सारे लोगों ने जेड सागर क्षेत्र से स्पष्टीकरण की मांग की, यहां तक जेड सागर क्षेत्र को भी सिरदर्द होने लगा। हालांकि क्या वे अभी भी जियांग हाओ को बाहर कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से नहीं, इसलिए जेड मून सागर क्षेत्र का अर्थ यह था कि ये बदनामी, जबरदस्त बदनामी थी। उनका माफी मांगने का जरा सा भी इरादा नहीं था। शायद उनकी राय में यह अपने आप में कुछ भी नहीं था। चूंकि उन्होंने ब्लड वर्ल्ड में आने का फैसला किया, इसलिए उन्हें भारी हताहतों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि भीड़ को ऐसा नहीं लगा। हालांकि वे पहले से ही भारी हताहतों के लिए तैयार थे। जैसा कि कहा जाता है, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं और मनुष्य धन के लिए मरते हैं। अगर यह स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के लिए सिर्फ एक साधारण लड़ाई होती तो यह ठीक होता। हालांकि उन्हें निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा यह एक ट्रांसेंडेंस रियलम मास्टर था, जिसने ट्रांसेंडेंस रियलम के आधे कदम में ही विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। यह वास्तव में सार्वजनिक आक्रोश का कारण बना, क्योंकि अगर इस तरह के व्यवहार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इन आधे अधूरे कानून घोषणापत्र क्षेत्र के योद्धाओं के पास बोलने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी। आखिरकार अगर एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर चुपके से हमला करने के लिए दृढ़ था, तो कितने हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर्स इसे रोक सकते थे? केवल ये जिवेन जैसा सनकी ही बच सकता था, लेकिन फिर भी क्या उसका पीछा एक आवारा कुत्ते की तरह नहीं किया जा रहा था? यदि यह अन्य होते तो वे आवारा कुत्ते होने के योग्य भी नहीं होते। वे बस वध किए जाने वाले पात्र होंगे। इससे अचानक कई लोगों को बेचैनी महसूस हुई। यहां तक जिन लोगों को इस समय वांग शी ने निशाना नहीं बनाया था, उनका एक साझा दुश्मन था। इस तरह के व्यवहार पर लगाम लगनी चाहिए, अन्यथा कोई नहीं जानता था कि क्या वे अगले बदकिस्मत होंगे। बहुत से लोग यह नहीं मानते थे कि जेड मून सी रीजन ने केवल वांग शी को रिश्वत दी थी, अन्य भी होने चाहिए। हालांकि इस तरह का व्यवहार जारी नहीं रह सका, खासकर इन प्रतिभाओं के लिए। शायद वे केवल एक कदम धीमे थे। वे किसी भी समय ट्रांसेंडेंस दायरे में कदम रख सकते हैं और महान व्यक्ति बन सकते हैं। अब जब वे यहीं मरने वाले थे तो वे कैसे राजी हो सकते थे? इस समय न केवल सामान्य योद्धा धर्मी आक्रोश से भरे हुए थे, बल्कि कई समान बड़े समुद्री क्षेत्रों ने भी आग में ईंधन डालना शुरू कर दिया, जिससे यह मामला और भी जीवंत हो गया। अभी जब इस मामले से सभी आकर्षित हुए तो अचानक एक और भी धमाकेदार खबर सामने आई और तुरंत इस मामले पर पर्दा डाल दिया। यानी पूरे महल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, यह लगभग तुरंत ही अन्य सभी समाचारों पर हावी हो गई। इसने कई विशेषज्ञों के बीच तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। अगर महल का दरवाजा बंद था तो इसका मतलब था कि उनके बचने का रास्ता पूरी तरह से कट जाएगा और वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि जेड मून सागर क्षेत्र में पिछली घटना को एक ऐसी स्थिति कहा जा सकता है जहां कुछ लोग धर्मी क्रोध से भरे हुए थे, कुछ लोग आग में ईंधन डाल रहे थे और अधिकांश लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, तो हर कोई था वास्तव में अब घबरा गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, कई योद्धा जांच करने के लिए पीछे मुड़ने लगे। जरूर, जब उन्होंने देखा तो पूरा हॉल एक दरवाजे से बंद होने लगा था। यह दरवाजा बहुत मजबूत था। यहां तक अगर एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ ने एक चाल चली तो इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कानून घोषणा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ भी इस दरवाजे को नहीं खोल सके। इस दौरान सभी घबराने लगे। इस समय सभी घबराने लगे। तरह तरह की साजिशों का शोर मचने लगा। कई लोगों को शक भी होने लगा। वे मूर्ख नहीं थे, इसके विपरीत वे सभी उत्कृष्ट कुलीन थे। वास्तव में उन्हें पहले से ही इस नक्शे की तार्किकता पर संदेह था। हालांकि अज्ञात धन के लालच के कारण भले ही वे जानते थे कि कोई समस्या हो सकती है, फिर भी उन्होंने खोज जारी रखना चुना। उसके बाद चाहे वह भूमिगत आधार में हो या इस महल में, उन्होंने बहुत लाभ प्राप्त किया। धीरे धीरे उनके मन की चिंता दूर हो गई।
लेकिन अब जैसे ही महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए, सभी का मूड नीचे की ओर गिर गया। बहुत सारा धन प्राप्त करने का अच्छा मूड बिना निशान के गायब हो गया था, खासकर जब वे साजिश की सामग्री का पता नहीं लगा सके, जिससे उन्हें और भी बेचैनी महसूस हुई। तरह तरह के संदेह और साजिश के सिद्धांत गूंज रहे थे। इस मामले की वजह से कोई भी ब्लू मून सी एरिया में परेशानी देखने के मूड में नहीं था। इनमें ये ज़िवेन भी शामिल थीं। महल के गेट के अचानक बंद होने से वह और भी चिंतित हो गया। पिछली बातों के साथ येशिवेन को लगने लगा था कि ये चीज़ें असामान्य हो गई हैं। इस असामान्य चीज़ की तुलना में ब्लू मून सी एरिया के जियांधाओं की बात महत्वहीन लग रही थी। हालांकि येशिवेन उससे डरती थी, वो केवल डरती थी। भले ही जियांधाओ वास्तव में कानून घोषणा के दायरे के दूसरे स्वर्ग में आगे बढ़ा हो, वह येशिवेन को नहीं मार सकता था। येशिवेन को अभी भी भरोसा था कि वह सकुशल बच सकता है, इसलिए यह फिलहाल सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि भूमिगत महल परिसर बहुत बड़ा था, येशिवेन ने जल्दी से जियान वुशुंग और अन्य लोगों को ढूंढ लिया। इन दिनों अफवाहों के माध्यम से वे यह भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि येशिवेन न केवल मरी नहीं, बल्कि उसने वांग शी को भी मार डाला। लेकिन जब उन्होंने फिर से येशिवेन को देखा, तब भी उन्हें बहुत खुशी हुई। क्या तुमने सच में उसे मार डाला? जब मियाओ सिसी ने येशिवेन को देखा, तब भी वह इस मामले के बारे में पूछने के लिए बहुत उत्साहित थी। हाँ, येशिवेन ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। बाकी लोगों ने येशिवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। वांग शी की ताकत वास्तव में कानून घोषणा के दायरे में थी, और येशिवेन की ताकत, जो उसे आसानी से मार सकती थी, एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई होगी। यहाँ तक जियांधाओ की आत्मा का एक अंश भी येशिवेन द्वारा मौके पर ही उड़ा दिया गया था। इस अवधि के दौरान येशिवेन की प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। हालांकि येशिवेन की ताकत पहले मजबूत थी, लेकिन आमतौर पर कहा जाए तो वह अभी भी उसी स्तर पर था। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि वे दोनों अब समान स्तर पर नहीं थे। जब तक वे कानून घोषणा पत्र के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाते, वे फिर से येशिवेन के नक्शे कदम पर चल सकते थे। लेकिन उस समय वे नहीं जानते थे कि येशिवेन किस हद तक सुधर गई थी। हालांकि येशिवेन का दायरा अभी भी उनमें सबसे कम था, वास्तव में वह पहले से ही सबसे ऊपर था। जियान वुशुंग को छोड़कर यह पहली बार था जब सभी ने येशिवेन की प्रगति की इतनी अद्भुत गति देखी। इस समय वे मोटे तौर पर समझ गए थे कि क्यों येशिवेन का दायरा उनके बीच सबसे कम था, लेकिन उसकी ताकत बाकी सभी से ऊपर थी। हाँ, तो हम वास्तव में भविष्य में जो चाहें कर सकते हैं। मियाओ सिसी का छोटा सा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और आसमान की ओर गरजने लगी। क्या यह इस बारे में बात करने का समय है? गाओ हुआन ने बेबसी से कहा, अब बात यह है कि इस महल से कैसे बाहर निकला जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दूसरों ने भी सिर हिलाया। इस समय कोई भी खजाने की खोज जारी रखने के मूड में नहीं था। खजाने की खोज की तुलना में इस चरण में यहाँ से निकलना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ऐसा लगता है कि यह मामला बहुत अच्छी तरह से एक साजिश हो सकता है, येशिवेन ने कहा। अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। हालांकि ऐसा लगता है कि फिलहाल हमारे पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का षड्यंत्र है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधनों की व्यवस्था किसने की है, यह अंततः प्रकट होगा। इसलिए अब हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाएं और हमेशा बदलती स्थिति से अपरिवर्तित रहकर निपटें। इस समय बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भागने के बजाय अनजान भीड़ अपनी ताकत बढ़ा सकती है और अपरिवर्तित रहकर असंख्य परिवर्तनों से निपट सकती है। येशिवेन और अन्य लोगों ने इंतजार करना और देखना चुना। हालांकि महल में अधिक लोग चिंतित होने लगे, क्योंकि वे महल का गेट नहीं खोल सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि महल का गेट किस सामग्री से बना है। भले ही कानून घोषणा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ सेना में शामिल हो गए, वे गेट को नहीं तोड़ सके। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि गेट को तोड़ने और बाहर निकलने के लिए कानून के घोषणापत्र के दायरे से बाहर की ताकत की आवश्यकता हो सकती है। जो लोग यहां आने में सक्षम थे, वे निस्संदेह अपने अपने समुद्री क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे, विशेष रूप से बड़े समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ। उनकी सेना में ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने ट्रांसेंडेंस दायरे को पार कर लिया था। उनके लिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। शायद सैकड़ों या हजारों साल बाद वे भी इस स्तर तक पहुंच पाए हों। यह एक मृत अंत नहीं लग रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि ब्लड वर्ल्ड उन्हें इतना समय नहीं देगा। एक बार जब वे अंदर फंस गए, तो उन्हें कुछ वर्षों में रक्त संसार की शक्ति द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा। अंत में वे तेजी से बूढ़े होंगे और यहाँ बुरी तरह मरेंगे। सैकड़ों साल बाद ब्लड वर्ल्ड में भटकने वाले युवा विशेषज्ञों के अगले बैच के लिए उन पर धन भी धन का स्रोत बन सकता है। यह सोचकर अनगिनत विशेषज्ञ अपना आपा खोने लगे। ऐसा लगता था कि पूरा महल एक शक्तिशाली अवरोधक द्वारा तय किया गया था और इसे नष्ट करके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह स्थान ब्लड यूनियन का आधार हुआ करता था। यह अनगिनत वर्षों से संचालित था और इसे अनगिनत बार प्रबलित किया गया था।
कम समय में बाहर निकलना अवास्तविक था। दूसरे शब्दों में, यदि वे थोड़े समय में बाहर नहीं निकल सके तो उन्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ दिया जाएगा और वे कुछ ही 100 वर्षों में मर जाएंगे। यह उनके जीवन के ठीक उसी समय समाप्त होने के बराबर था जब उन्होंने अभी शुरुआत की थी। यहाँ तक दृढ़ इच्छाशक्ति वाले कई युवा विशेषज्ञ भी इस स्थिति में थोड़ा पागल होने लगे। निराशा के सामने बहुत से लोग नहीं थे जो वास्तव में शांत रह सके। यहाँ हत्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं, क्योंकि उन्हें लगा कि बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। हर कोई पागल होने लगा। मामूली सी कहासुनी के चलते एक दूसरे को जान से मार देते थे। 1 महीने की छोटी अवधि में हताहतों की संख्या पहले से कुल हताहतों की संख्या से अधिक हो गई थी। ऐसा लगता था कि हर कोई खजाने की खोज जारी रखने की इच्छा खो चुका है, अपनी ताकत बढ़ाने की इच्छा। किसी भी मामले में वे जल्दी या बाद में मरने वाले थे। क्या अब खजाने की खोज करना वाकई इतना जरूरी था या नहीं? जैसा कि अधिक से अधिक लोगों ने इस तरह के विचार रखे, पूरे महल परिसर में योद्धा पागल होने लगे। हत्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं और हवा में खून का रंग गाढ़ा हो गया। इसी दौरान भीड़ में एक खबर भी फैलने लगी। वह था, महल में एक सुरंग थी जो बाहरी दुनिया की ओर ले जाती थी। इस खबर ने तुरंत अनगिनत विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि खबर कहां से आई है। हर कोई जो लगभग पागलपन में गिर गया था, उसने इतनी परवाह नहीं की। यहां तक अगर थोड़ी सी भी उम्मीद थी तो उनके लिए सब कुछ बाहर जाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा यह सब की नज़रों में बहुत सामान्य था। किसी भी बेस के पास ऐसा एस्केप रूट होना चाहिए। हालांकि वे इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। एक बार इसका उपयोग करने के बाद यह उनकी जान बचा सकता था। हर कोई उन्माद में उस तथाकथित मार्ग को खोजने लगा। बहुत जल्द खबर आई कि एक गलियारे का प्रवेश द्वार खोज लिया गया है। फिर सब लोग उस दिशा में एकत्रित होने लगे। महल के एक बगल के हॉल में एक भयंकर तलवार की आभा ने पूरे महल को भर दिया। महल के ऊपर अनगिनत बिजली के क्लेश थे जो तलवार के इरादे में बदल गए थे और वे पागलपन से महल पर टूट पड़े। एक लंबी तलवार धारण करने वाली एक आकृति ने लगातार क्लेशों के इरादे से तलवार को तोड़ा और फिर उन्हें रूपांतरित और अवशोषित कर लिया। एक अज्ञात समय के बाद बिजली की ये विपत्तियां आखिरकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। आकृति अंत में उतरी और उसके शरीर पर आभा और मजबूत हो गई। तलवार की आभा उसके शरीर में अकल्पनीय उतार चढ़ाव के साथ बह गई। एक लंबे समय के बाद तलवार की आभा धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियान वुशुंग था। एकांत खेती का यह महीना व्यर्थ नहीं गया है। इस रक्त क्षेत्र में खेती करना वास्तव में अन्य जगहों पर खेती करने से 100 गुना बेहतर है। जियान वुशुंग ने अपनी लंबी तलवार रखते हुए कहा। इस महीने में उन्होंने अंत में अर्धचरणीय कानून घोषणा क्षेत्र के शिखर तक खेती की और महल में स्वर्ग क्लेश को आकर्षित किया। वह अंत में स्वर्ग क्लेश से गुजरा और सफलतापूर्वक एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया। थोड़ी देर बाद कुछ अन्य लोग कोने से आए और जियान वुशुंग को देखा, जो उनसे एक कदम आगे था, कुछ ईर्ष्या के साथ। हालांकि वे फौरन शांत हो गए। वे जल्दी या बाद में इस कदम पर पहुंचेंगे। वह बस समय की बात थी। जियान वुशुंग, हालांकि आप मुझसे एक कदम आगे हैं, मैं जल्द ही आपसे संपर्क कर लूंगा। मियाओ सिसी ने आगे बढ़कर कहा। क्या ये जिवेन अभी भी एकांतवास से बाहर नहीं आई है? जियान वुशुंग ने उत्साही मियाओ सिसी की उपेक्षा की और पूछा। इस अवधि के दौरान वह गहरे एकांत में था। अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही होगा। आखिरकार वह टूटने वाला नहीं है और किसी भी समय बाहर आ सकता है। गाओ हुआन ने कहा। लेकिन आप इस बार पलायन मार्ग के बारे में कितना सोचते हैं? यह सच है। यह हमारे लिए मायने नहीं रखता कि यह सच है या नहीं, क्योंकि हमें इसे आजमाना होगा। मैं इस लानत वाली जगह पर मरना नहीं चाहता। जियान वुशुंग की आंखें तलवार की तरह तेज थीं। वह अभी अभी कानून घोषणा के दायरे से गुजरा था और आत्मविश्वास से भरा था। अगर कोई साजिश है तो उसका खुलासा होना चाहिए। यदि मैं युद्ध में मर भी जाऊं तो यह यहाँ वृद्धावस्था में मरने से अच्छा है। दूसरों ने सिर हिलाया। क्या उनके लिए बुढ़ापे में मरने से ज्यादा अस्वीकार्य कुछ था? वे इस तरह के नीरस मौत को स्वीकार करने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। इस समय एक आकृति बाहर से निकली। ये कोई और नहीं बल्कि ये कियान थी। आप आधा कदम कानून प्रकटीकरण दायरे में वापस आ गए हैं। सिकोयान ने ये कियान को देखा, जिसे उसने 1 महीने से नहीं देखा था। 1 महीने पहले ये कियान उत्कृष्ट क्षेत्र में भी नहीं थी। 1 महीने के बाद वह अर्धचरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में वापस आ गई थी। भले ही वह ठीक हो रही थी, फिर भी यह गति चौंकाने वाली थी। इतने लंबे समय के बाद भले ही ये कियान अभी भी उदासीन था, कमोबेश हर कोई ये कियान की स्थिति को समझता था। वे जानते थे कि उसके कंधे के ब्लेड बंद थे और वह अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उन्होंने उसके इतनी जल्दी ठीक होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है, ये कियान ने फी की मुस्कान के साथ कहा।
इस 1 महीने में वह पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफ़ी तेजी से ठीक हुई थी। जैसा उसने कहा था, उसे लगा कि उसे कोई रास्ता मिल गया है। हालांकि यह अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था, फिर भी ठीक होने की गति तेज हो रही थी। फिर मैं तुम्हें एक हाथ उधार दूंगा। इस समय भीतरी हॉल से एक ठंडी आवाज आई।